साइनस जो है, तो आज हम केवर्नस साइनस को पढ़ते हैं। तो केवर्नस साइनस के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो क्या है, तो केवर्नस साइनस के इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि केवर्नस साइनस से क्या क्या चीज़ें पास करती हैं, केवर्नस साइनस से क्या क्या चीज़ें जो है वो पास करती है। तो सबसे पहले जो है तो वो जो है दो किस्म के सवाल आते हैं। एक ही है ना, केवर्नस साइनस के लेटरल वाल से क्या क्या चीज़ें पास करती हैं, लेटरल वाल से ना, तो उसमें तो जो है वो है क्रेनियल नर्व 3, सही, क्रेनियल नर्व 4, सही, ऑप्थेल्मिक ब्रांच एंड मैक्सिलरी ब्रांच, तो वो लेटरल वाल से पास करते हैं, सही। फिर वो ये सवाल करते हैं कि कौन सा नर्व जो है जो केवर्नस साइनस के सेंटर से या केवर्नस साइनस के थ्रू पास करता है, तो है एब्ड्यूसन नर्व। और आर्टरी कौन होती है, तो वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो टोटल जो है ना आ, ये चीजें पास करती है। थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ, सही है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एब्ड्यूसन नर्व। लेकिन थोड़ा जो सा लेटरल वाल से एक्सप्लेन कर जो चीजें सकते पास करती हैं केवर्नस साइनस है क्या? केवर्नस साइनस जो है, तो ये एक स्पेस होता है स्पिनाइड बोन के जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, सही, इसके भी लेटरली और स्पिनाइड बोन की भी लेटरली एक स्पेस होता है, ठीक है। और इससे जो है तो ये स्ट्रक्चर पास करते हैं, सही। पिट्यूटरी पोसा के भी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी पोसा के जो है जो इसकी लेटरली होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो ये है कि ये इनकी चीज़ें, इनके जो क्या क्या स्ट्रक्चर है इनके, वो पास करती हैं। तो मैंने आपको बताया कि लेटरल में जो है तो वो थर्ड क्रेनियल नर्व, सही, और फोर्थ क्रेनियल नर्व, ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल एंड मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, और जो एब्ड्यूसन नर्व है तो वो इसके सेंटर से पास करता है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ वो नहीं है। अच्छा, अब जो है अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो ये है कि लेटरल वाल से जो है तो वो एब्ड्यूसन नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अलावा लेटरल वाल से पास करती हैं। एब्ड्यूसन नर्व और लेटरल के अलावा एब्ड्यूसन नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अलावा जो है तो वो लेटरल से पास करती हैं, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है थर्ड क्रेनियल नर्व की इंजरी जो है ना, तो थर्ड क्रेनियल नर्व की अगर इंजरी हो जाए थर्ड क्रेनियल नर्व की, तो हमारे पास क्या क्या होगा। थर्ड क्रेनियल नर्व की अगर इंजरी हो जाए तो हमारे पास सबसे पहले जो है तो इट इज इन एब्सेंट पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, एब्सेंट पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ब्लाउन प्यूपर विद डाउन एंड आउटवर्ड गेज। मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि एक मोटर नर्व की अगर पालिसी हो जाए तो हमारे पास आई जो है तो वो डाउनवर्ड एंड लेटरली होगा। और इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड और आउट, डाउन एंड आउटवर्ड गेज भी इसको बोल सकते हैं, सही है। इसके जो है तो पेपरी लाइट रिफ्लेक्स भी एब्सेंट होगा, पेपरी लाइट रिफ्लेक्स भी एब्सेंट होगा, चीज को एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके, सही। और दूसरा क्या होगा, तो वो ये होगा कि अनेबल टू ओपन आई होगा, अनेबल टू ओपन आई होगा, टोसिस होगी। टोसिस क्यों होगी, तो टोसिस इस होगी क्योंकि बिकॉज ऑफ पैरालिसिस ऑफ लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियरस, लेवेटर पल्पेबल सुपीरियर की वजह से जो है तो क्या होगा, वो टोसिस होगा। पेक्स डायलेटेड प्यूपल होगा, पेक्स डायलेटेड प्यूपल होगा, मतलब मिड्रियासिस होगा। मिड्रियासिस क्यों होगा, क्योंकि पैरासिम्पेथेटिक फाइबर की जो है तो वो डैमेज होगी, पैरासिम्पेथेटिक फाइबर की जो है तो वो डैमेज होगी। तो आपने अक्लूमोटर नर्व में क्या याद रखना है, अक्लूमोटर नर्व में क्या आप लोगों ने याद रखना है कि एब्सेंट पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स होगा, सही है, टोसिस होगी, मिड्रियासिस होगी एंड डाउनवर्ड एंड लेटरल वो होगा, आई बाल होगी, जो प्यूपल होगी तो वो डाउन, जो आई बाल होगा तो वो डाउनवर्ड और लेटरल होगा। तो ये चार चीजें जो है। अच्छा, टोसिस क्यों होगी, तो टोसिस जो है तो वो
पैरालिसिस आप लेवेटल पल्पेब्रस सुपीरियरिस की वजह से होगी। अच्छा, मिड्रियासिस क्यों होगी? तो वो पैरासिम्पेथेटिक फाइबर की डैमेज की वजह से होगा। ये यूज है। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मतलब ये मैं जनरल जा रहा हूँ, जनरल नहीं है। वो पूछते हैं कि टर्नर पार्सी की जो मेटोसिस होती है वो किस वजह से होती है, मसल का नाम पूछते हैं। या वो पूछते हैं कि टर्नर पार्सी में जो है तो डायलेटेड प्यूपर क्यों होता है, तो वो पैरासिम्पेथेटिक फाइबर की डैमेज से होता है। टर्नर पार्सी में जो है तो आईबाल किस तरह होती है, तो वो डाउनवर्ड एंड लेटर होता है। सही, तो ये आप लोगों ने नोट करना है। अच्छा, फिर जो है तो पोर्ट क्रेनियल नर्व पाल्सी है ना। तो पोर्ट क्रेनियल नर्व पाल्सी जो है तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो होता है ना कि डाउन प्रॉब्लम, कल मैंने आप लोगों को ट्रोक्लेयर नर्व की क्या बताया थे, जो एमसीक्यूज बताया था ब्रेन स्टेम में। तो वो क्या था कि टर्न पोर्ट क्रेनियल नर्व वह नर्व है जो किस तरह से निकलती है, इंटीरियर से कि पोस्टीरियर से? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर से सर। पोस्टीरियर से। तो ये बस आप लोगों ने ग्रुप में किसी ने कहा कि ये क्लास रिपीट होगी, उनको कहे कि क्लास रिपीट नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी क्लास में स्पेस है, ज्वाइन करें। अच्छा, फिर जो और क्रेनियल नर्व की जो ये है कि इसमें ये होता है ना कि प्रॉब्लम इन डाउन गोइंग डाउन स्टेयर। ये वर्डिंग जो है ना आपने याद रखनी है। अगर डाउन गोइंग डाउन स्टेयर आए तो आप लोगों को माइंड क्लिक करना चाहिए कि इसको जो है पोर क्रेनियल नर्व की पाल्सी। दूसरा क्या होता है कि इसका जो हेड जो है ना प्रेजेंट विथ कंपेंसेटरी हेड टिल्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका जो हेड है ना तो वो टिल्ट हो रहा है। ये जनरल सा नर्व्स को हम वो डिस्कस, सही है, केवना साइनस को डिस्कस किया, केवना साइनस के नर्व्स को अभी हम वो कर रहे हैं। सही, तो जो हेड जो है ना तो ये इस तरह जो लीजन के अपोजिट साइड पे थोड़ा सा टिल्ट हुआ होगा। तो इस वर्ड को भी आपने याद रखना है। अच्छा, फिर जो है तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक हेड टिल्ट टू कंट्रोल लेटरल साइड, unaffected side to compensate for the lack of intrusion in affected eye। ये सारे वर्डिंग जो है ना तो वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि हेड टिल्ट क्यों अपोजिट साइड ट्रोकियल नर्व के डैमेज में हेड जो तो अपोजिट साइड को टिल्ट क्यों होता है, किसकी वजह से, किस चीज की लेकिंग होती है? तो लेकिंग किसकी होती है? लेकिंग ऑफ इंट्रोजन, इंट्रोजन की लेक की वजह से जो है तो हेड अपोजिट साइड को टिल्ट होता है। सही, ये आपने याद रखना। अच्छा, अब इस तरह वो भी ये भी गोइंग डाउन स्टेयर की जगह वो ये भी बोल सकते हैं कि कांट सी द फ्लोर, कांट सी द फ्लोर। सही, या डिफिकल्टी गोइंग डाउन स्टेयर, रीडिंग। तो सब वर्डिंग वो यूज मुख्तलिफ एमसीक्यूज में वो मुख्तलिफ वर्डिंग यूज करते हैं। तो इन सारे वर्डिंग में जो है तो आपने फोर्थ क्रेनियल नर्व को है वो करना है, माइंड में रखना है कि अगर डाउन स्टेयरिंग का मसला हो, रीडिंग का मसला हो, अगर हेड जो है टिल्टेड हो, टिल्टेड पोजीशन आप हेड हो, इस तरह जो है लेक ऑफ इंट्रोजन हो, तो सारी चीज जो है तो आपने ये जहन में रख के वो करना होता है। सर लैक ऑफ इंट्रूजन थोड़ा सा बता दें। लेक ऑफ इंट्रोजन ये है ना कि ट्रोक्लियर जो है तो वो किसको सप्लाई करता है? ट्रोक्लियर नर्व सुपीरियर ओब्लिक को। सुपीरियर ओब्लिक। ये तो अभी जा रहा है। हाँ, मोटर सप्लाई करता है सुपीरियर ओब्लिक को ना। और सुपीरियर ओब्लिक जो है तो इसका फंक्शन जो है तो इंपीरियर मीडियल रोटेशन। आप अगर सुपीरियर ओब्लिक वो कर लेना तो ये इंपीरियर और मीडियली रोटेशन जो है तो ये आप आईबाल करता है। तो जब सुपीरियर और मीडियल इंट्रोशन मतलब मीडियल रोटेशन जो है तो इंट्रोशन को बोलते हैं ना, एक्सट्रोशन जो है तो आउटसाइड को बोलते हैं ना, तो वो नहीं होगा। सही, तो वो नहीं होगा। तो इस तरह जो है डाउनवर्ड एंड मीडियली, हाँ ना, तो डाउनवर्ड एंड मीडियली या जो है इंपीरियर एंड मीडियल। सही, तो ये उसका एसोपोर
तो इसकी वजह से जो है तो लेक ऑफ इंट्रोजन नहीं होगा। इंट्रोजन मीन मूवमेंट ऑफ द आईबॉल इनसाइड, तो वो नहीं होगा। ओके, सही, थैंक यू। हो जाएगा, वेट करें तो पूरा। अच्छा, फिर अगर हमारे पास जो है तो अनेबल टू एबडक्ट एंड डिस्प्लेस मीडियली, अगर एबडक्शन नहीं हो रहा हूँ और आई जो है तो वो मीडियली रह चुका हूँ, मतलब ये एक आई बार है और ये इस तरह इसी पोजीशन पे हो यहाँ पे, और लेटरल पे नहीं आ रहा, ये नोज है ना, तो लेटरल पे नहीं आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि एब्ड्यूसन नर्व जो है तो इसकी डैमेज है। सही। अच्छा, फिर जो है इसको ये पॉइंट जो है तो ये मैंने डबल ए से ऐड किया था। आप आई डोंट, मुझे भी इतनी ज़्यादा रीज़न इसका नहीं पता, लेकिन आप मतलब अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो फिर इजी है, तो फिर तो मतलब रीज़न बन जाते हैं, लेकिन इतना वो नहीं है। आप लोग भी जो है आई बाल के मसल को हम सेकेंड, तो आप उस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इसको याद भी कर ले और वो कर ले। जो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया है, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, सही है, तो वो क्रेनियल नर्व 6 इज ग्रेटर देन 3, इस तरह का जो मूवमेंट है डिप्लोपिया जो है तो वो 6 नर्व इज ग्रेटर देन 3। हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया और किस में होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया जो है तो 6 नर्व कहाँ पर होता है, पोन्स में होता है ना, तो पोन्स इज ग्रेटर देन मिड ब्रेन। थर्ड नर्व जो है तो वो उधर होता है मिड ब्रेन में। सही। क्रेनियल नर्व 3 लीजन काज वर्टिकल, सही, और हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया दोनों काज करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया में जो है तो वो 6 नर्व में होता है, और क्रेनियल नर्व 3 में जो है तो वर्टिकल डिप्लोपिया दोनों होते हैं, और क्रेनियल नर्व 4 लीजन में जो है तो वो वर्टिकल डिप्लोपिया होता है, और क्रेनियल नर्व 6 में जो है तो वो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है। इट इज सो सिंपल, मतलब जो थर्ड नर्व में जो है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं, फोर्थ नर्व में जो है तो वो वर्टिकल होता है और सिक्स नर्व होता है। सही। इसी तरह जो है तो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया इज 6 इज ग्रेटर देन 3। 6 जो है तो वो पॉन्स के लेवल पर होता है और 3 जो है तो वो मिड ब्रेन के लेवल पर होता है। अच्छा, अब ये जो है ना तो ये है वो आप लोग पढ़ के आए हो कि नहीं, कौन कौन पढ़ के आया है? हम्म, मरियम, अच्छा, जेवेरिया ने भी नहीं पढ़ा, एक्सपेक्टेड नहीं था। सर कल जो डॉक्टर अच्छा, हमजा सही ने है। 2 घंटे का लेक्चर ग्रुप में भेजा था, अभी तक वो भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसे रोक रोक के सुनने में भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था सुबह से। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह है ना कि हमारे पास जो है ना कि एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है ना कि ये है पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स ना, न्यूरोफिजियोलॉजी के कहाँ पे है? कौन नहीं, हमारे न्यूरो एनाटॉमी टाइमली खत्म हो जाएगा अगर हम स्लो भी चले, कोई मत करिए, अवेलेबल है ऑफलाइन ना, आप न्यूरो एनाटॉमी खत्म करके संडे को जो है तो वो न्यूरोफिजियोलॉजी को बैठ को इजी लगेगी। सर असल में सारा दिन लेक्चर्स में गुजरती है, फिर रात को जाग के जितना कर सकते हैं कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये फिर कुछ लोग कहेंगे कि लेक्चर के दौरान बात करें, मैं आप लोगों को फिर करते हैं, बातें करते हैं। अच्छा, क्लास के एंड में। अच्छा, इस तरह ये है ना कि ये है पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स, पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स, सही है। तो इसके जो फाइबर है ना, फाइबर, तो पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स के आफ्रेंट फाइबर कौन सा है और इफ्रेंट फाइबर कौन सा है, कोई बता सकता है कि आफ्रेंट कौन से है और इफ्रेंट कौन से है, जिसने पढ़ा है? आफ्टर दो ना, ऑप्टिक है मेरे ख्याल से। और इफ्रेंट? वो मोटर
ऑकुलोमोटर है, सही है। तो इसको तो पहले आप लोग देख के कि ऑपरेंट क्या है, वो ऑप्टिक है, सही, और ईप्रेंट क्या है, तो वो ऑकुलोमोटर है, सही। अच्छा, अब इसको आप ऐसे करें ना कि ये यहाँ पर लाइट पड़ती है, ऑप्टिक नर्व जो है तो वो लाइट रिफ्लेक्स को लेकर जाते हैं, सही, लाइट रिफ्लेक्स को लेकर जाते हैं और पहुंच जाते हैं उधर, कहाँ तक लेकर जाते हैं, ऑप्टिक ट्रैक से गुजरता है और लेटरल जिनिकुलेट गैंग्लियन तक जाता है। कहाँ तक जाता है, एक तो लेटरल जिनिकुलेट गैंग्लियन तक जाता है, दूसरा कहाँ जाता है, स्पेसिफिकली किसी बुक से नहीं है, मोस्टली नसीम शहजाद, सही। तो ये लेटरल जिनिकुलेट गैंग्लियन तक जाता है और लेटरल जिनिकुलेट गैंग्लियन के अलावा ये कहाँ तक जाता है, तो ये प्रीटेक्टल एरिया ऑफ मिड ब्रेन को भी जाता है, सही, प्रीटेक्टर एरिया ऑफ मिड ब्रेन को भी जाता है, सही। लेटरल जिनिकुलेट गैंग्लियन पिपरी लाइट रिफ्लेक्स के काम कर रहे, विजुअल का वो नहीं कर रहे, ऑप्टिक नर्व को हम ज्यादा वो नहीं कर रहे, हम उसको कह रहे पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को, सही। तो लेटरल जिनिकुलेट गैंग्लियन जो है तो वो नहीं, लेटरल जिनिकुलेट गैंग्लियन तो उधर है, मिड ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस में नहीं है, सही। अच्छा, और ये उसके अलावा लेटरल जिनिकुलेट गैंग्लियन के अलावा ये जो है तो कहाँ तक जाते हैं, प्रीटेक्टर एरिया में भी जाते हैं, सही, प्रीटेक्टर एरिया में भी, प्रीटेक्टल एरिया से जो है तो ये कहाँ तक जाते हैं, तो ये जाते हैं एडेंगर वेस्पाल न्यूक्लियस, कौन से, एडेंगर वेस्पाल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द थर्ड नर्व, सही। और एक तरफ वाले को नहीं जाते, दोनों तरफ वाले को जाते हैं, राइट वाले मतलब लेफ्ट राइट या लेफ्ट वाले को भी, दोनों एडेंगर वेस्पाल न्यूक्लियस को जाता है। इसी वजह से तो जो है तो ये दोनों एडेंगर वेस्पाल न्यूक्लियस जो है तो वो स्टिमुलेट होते हैं, इसी वजह से जो है तो हमारे पास इनडायरेक्ट पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स आते हैं, सही। इनडायरेक्ट पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स क्यों आता है, क्योंकि जो एडेंगर विस्पाल प्रीटेक्टम जो है, प्रीटेक्टर जो है तो वो दोनों एडेंगर विस्पाल को वो करता है, एक्टिवेट करता है, सही। फिर ऑकुलोमोटर नर्व जो है तो एडेंगर विस्पाल से जो है तो ये एपिरेंट स्टार्ट होता है प्री गैंग्लियनिक फॉर्म में और आ जाता है कहाँ तक, सिलियरी गैंग्लियन तक, और सिलियरी गैंग्लियन से जो है तो फिर क्या होता है, सिलियरी गैंग्लियन से जो है तो फिर वो सिलियरी मसल तक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स, सही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर आप लोगों से पूछता भी हूँ, लेकिन इस वाले में नहीं, फिर हमने यहाँ पे भी रिपीट करना है। अच्छा, सर अगर लेफ्ट वाले एडिक्टिव वेस्पाल न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा तो राइट वाला भी ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होगा ना? जी समझ नहीं आया आपकी बात का, लिख दे प्लीज। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, इसको शॉर्टली लिखते हैं ना तो फिर आप लोगों को डायग्राम में ज्यादा समझ नहीं आएगा। ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, दो चीजों में जाता है, ऑप्टिक नर्व के जरिए ऑपरेंट पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स जो है तो वो कहाँ तक जाता है, दो में, एक होता है लेटरल जिनिकुलेट गैंग्लियन में भी जाता है और दूसरा जो है तो वो कहाँ तक जाता है, तो वो प्री टेक्टम न्यूक्लियस तक जाता है, प्रीटेक्टम न्यूक्लियस तक जाता है। प्रीटेक्टम न्यूक्लियस जो है तो फिर वो दोनों एडेंगर वेस्पाल न्यूक्लियस, राइट एडेंगर वेस्पाल न्यूक्लियस और लेफ्ट एडेंगर वेस्पाल न्यूक्लियस को एक्टिवेट करते हैं, सही। और ये एडेंगर वेस्पाल न्यूक्लियस जो है तो ये यहाँ से जो है तो क्या एक्टिवेट होता है, प्री गैंग्लियनिक फाइबर स्टार्ट होते हैं, प्री गैंग्लियनिक फाइबर स्टार्ट होते हैं, सही। और प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो है तो वो कहाँ तक जाते हैं, सिलेरी गैंग्लियन तक, कहाँ तक, सिलेरी गैंग्लियन तक, सही। और सिलेरी गैंग्लियन से जो है तो वो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो है तो वो फिर सिलेरी मसल और उसको जाते हैं और
उसको प्यूपल को जो है तो वो कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। तो इसकी समझ आई कि जो कंसेंशुअल या इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है तो वो क्यों होता है, नीचे लेके कंस्ट्रक्ट कंसेंशुअल या इनडायरेक्ट जो लाइट रिफ्लेक्स है तो वो क्यों होता है और किसकी वजह से होता है। जी, कोई जवाब नहीं देगा या मुझे रिसीव नहीं हो रहे। सर एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। सर ड्यू दोनों टू साइड दी पे ऑफरेंट जाएंगे ना सर, ड्यू टू एडिंगर दी वेस्टफॉल हाँ ये वाला सही है। ड्यू टू दी बाय एक्टिवेशन ऑफ बायलेटरल एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस बाय अ प्रीटेक्टम, because of activation of bilateral Edinger-Wispal nucleus by a pretectum। सही है, ये सही वर्डिंग है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो वो है आप ट्रिपल लाइट रिफ्लेक्स का ऑपरेंट कौन लेकर जाता है। ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व, ईप्रेंट कौन लेकर ऑप्टिक जाता है, ऑक्यूलोमोटर, मोटर ऑकुलोमोटर। अच्छा, जो एडेंगर विस्पाल के जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है तो वो कौन से गैंग्लियन में एंड होते हैं। सिलेरी बस ये सवाल है, बस ये क्वेश्चन है ट्रिपल लाइट रिफ्लेक्स में, और कोई ज्यादा नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, बस वो यही क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है तो फिर है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स ना। तो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है तो ये इसको अब हम इन दोनों को स्टार्ट में पढ़ते हैं ना, इस तरह कि ये क्या क्या चीजें हैं और इसको इसकी वजह से क्या क्या होता है ना। सबसे पहले जो है तो हमारे पास था लाइट रिफ्लेक्स के लिए ना, एक था किलोमीटर किलोमीटर वाला पार्ट जो है, मुझे इसको किस तरह करें ना। सबसे पहले जो है ये मुझसे भूला हुआ है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स हो तो ये फिर इसको आता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, जब अकोमोडेशन का जो रिफ्लेक्स है ना तो वो किसकी वजह से होती है, तो वो लेकर जाता है अकोमोडेशन के लिए अपीरेंट फाइबर जो है तो वो कहाँ तक जाता है, तो वो रेटिना जो है अपीरेंट इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना टू पेरास्ट्राएट कॉर्टेक्स। पेरास्ट्राएट कॉर्टेक्स मीन जो विजुअल कॉर्टेक्स है तो वहां तक जो है तो पहले वो जाते हैं। फिर इंटर न्यूक्लियर फाइबर रिले इम्पल्स फ्रॉम पेरास्ट्राएटर टू एडेंगर विस्पॉन न्यूक्लियस ऑफ बोथ, ओके। और फिर इपरेंट फ्रॉम द एडेंगर विस्पॉन न्यूक्लियस टू द एपरेंट इम्पल्स ट्रेवल अलोंग द थर्ड प्लेनुलर एंड रीच स्पेंटर पिपिलरी। अच्छा, सही है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है तो वो रेटिना से जो है तो विजुअल कॉर्टेक्स तक इम्पल्स जाते हैं। सही, रेटिना से जो है तो वो विजुअल कॉर्टेक्स से मतलब ये है इम्पल्स, सही है। रेटिना से ये कहाँ तक है, लेटरल ज्यूनिकुलेट बॉडी, सही है। लेटरल ज्यूनिकुलेट बॉडी से जो है तो फिर वो कहाँ पर गया, लेटरल ज्यूनिकुलेट बॉडी से जो है तो वो विजुअल कॉर्टेक्स और विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स तक चला गया। विजुअल कॉर्टेक्स और विजुअल एसोसिएशन, क्या क्लियर नजर नहीं आ रहा, सर क्लियर वो है जो पहले आपने पाथवे दिखाया था ना, वो अब आप कंटिन्यू करें। ये वाला। इससे पहले हाँ जी, नहीं वो जो टेबल खोला था आपने बीच में, अच्छा, जो वो आप हो जाएगा कंटिन्यू वो करें। अभी इसको, ठीक है ठीक है। अच्छा, सही है। तो क्या होता है कि एपरेंट जो है तो वो रेटिना से जो है तो वो लेकर जाता है कौन, तो वो लेकर जाता है ये भी टर्नर है तो लेटरल ज्यूनिकुलेट बॉडी तक, और लेटरल ज्यूनिकुलेट बॉडी से जो है तो फिर वो जाते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, और फिर विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है तो फिर एडेंगर विस्पाल तक आता है अक्लूमोटर नर्व का, और अक्लूमोटर नर्व जो है तो फिर लेकर जाता है स्पेंटर पिपिलरी एंड
सिलेरी मसल। अच्छा, इस पॉइंट में आप लोग एक चीज को नोट करें, वो इम्पोर्टेंट है ना। वो क्या है कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में जो है तो वो प्रीटेक्टम में ही इन्वॉल्व कि सारे वही पाथवे है। मतलब हमारे पास लाइट रिफ्लेक्स का क्या था, लाइट रिफ्लेक्स में ऑप्टिक नर्व था, ऑप्टिक नर्व में जो है तो फिर लेटरल जेनिकुलेट गैंग्लियन था, लेटरल जेनिकुलेट गैंग्लियन से जो है तो फिर था प्रीटेक्टम, और प्रीटेक्टम से एडेंगर वेस्पार, और एडेंगर वेस्पार से जो है तो सिलेरी गैंग्लियन। सही है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में जो है तो हमारे पास है रेटिना, रेटिना से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो है हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो एडेंगर वेस्पार, और एडेंगर वेस्पार है तो वो सिलेरी मसल एंड स्फिंक्टर पिपुलरी। आप एक पॉइंट को नोट करें तो वो ये है कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में जो है तो वो प्रीटेक्टम नहीं इन्वॉल्व। ये पॉइंट आप लोग समझ गए हो कि यस सर। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में जो है। अच्छा, मैं पानी पी। अच्छा, तो ये दो पॉइंट आप लोग समझ गए हो कि जो लाइट रिफ्लेक्स में प्रीटेक्टम, नहीं नहीं सेम नहीं है, लाइट रिफ्लेक्स में प्रीटेक्टम इन्वॉल्व है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में प्रीटेक्टम नहीं इन्वॉल्व। ये यही पॉइंट जो है ना कि ये इस दोनों टॉपिक्स का कोर भी है, और यहाँ पर ही एमसीक्यूज बना के वो हमसे कहते हैं। सही, ठीक है। अब एमसीक्यूज को आते हैं ना। अच्छा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स को हमने नहीं पढ़ा ना, नहीं कॉर्नियल रिफ्लेक्स हमने नहीं पढ़ा, तो अब कॉर्नियल रिफ्लेक्स को भी पढ़ लेते हैं ताकि हमको वो हो जाए, इजी हो जाए ना। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स का ये है ना, ये विजुअल कॉर्टेक्स को बोलते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स। अच्छा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स का जो ईप्रेंट है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स का ईप्रेंट, सॉरी आफ्रेंट, आफ्रेंट जो है तो वो कौन लेकर जाता है, लिखे कॉर्नियल रिफ्लेक्स का आफ्रेंट कौन लेकर जाता है। सर ऑप्टिक ही जाएगी। कि कोई नहीं नहीं, सर कोई नहीं फिफ्थ लेता, कैनिनल जाएगी, किसी ने नहीं पढ़ा। फिफ्थ कैनिनल ट्राइजेप। जाएगी। हाँ, श्रीपुरा ने लिखा है। अच्छा, हाँ, जो आपरण जो है ट्विन, अंतर आपरण जो है तो वो नेजोसिलरी ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। लिखे इसको कि आपरण जो है तो वो नेजोसिलरी ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। पूरा लिखे, नेजोसिलरी ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो है तो वो ऑपरन लेकर जाता है कहाँ तक, तो पॉन्स में जो है, पॉन्स में क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी न्यूक्लियस, तो वहां तक जाता है। सही, और फिर पॉन्स में जो है जो ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी न्यूक्लियस है तो वो पेशियल मोटर न्यूक्लियस को एक्टिवेट करता है, और पेशियल मोटर न्यूक्लियस जो है तो वो फिर मोटर फाइबर जो है ब्रांच ऑफ पेशियल नर्व आर्बिकुलेरस अकुलाई, और पेशियल नर्व जो है तो वो फिर आर्बिकुलेरस अकुलाई को जो है तो वो एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कॉर्निया की रिफ्लेक्स होती है। नट शेल जो है तो आपरण जो है तो वो नेजोसिलरी ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, नेजोसिलरी ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और जो ईप्रेन जो है तो वो पेशियल नर्व लेकर जाता है। ठीक है, तो ये थे कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तीनों रिफ्लेक्स याद हो गए। रिपीट कर रहा हूँ,
इसको जो आज पढ़ा है ना, तो इसको मैं क्विक रिपीट करता हूँ, क्योंकि आरजे ने कहा था कि वो पहले में नहीं था, तो उसको अब मैं 5 to 6 मिनट में सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस में क्या था? केवर्नस साइनस में ये था कि हमने कहा था कि ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की लेटरली होता है। सही है, सही है। और ये इसके जो इम्पोर्टेंट चीज है तो ये है कि इसके लेटरल वॉल में क्या क्या चीजें पास होती है। तो लेटरल वॉल में जो है इसके थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, ऑप्थेल्मिक डिवीजन एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और इसके सेंटर में क्या पास होता है? तो इसके सेंटर में जो है तो हमारे पास होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एब्ड्यूसर नर्व। फिर मैंने आपको बताया कि अगर थर्ड क्रेनियल नर्व की पॉलिसी हो तो क्या क्या चीजें होगा। तो थर्ड क्रेनियल नर्व की पॉलिसी हो तो एब्सेंट पिपिलरी लाइक रिफ्लेक्स होगा। जो आईबॉल है तो वो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड या डाउनवर्ड एंड लेटरली वो होगा। सही है। टोसिस होगी, अनेबल टू क्लोज द आई। टोसिस क्यों होगी? क्योंकि पैरालिसिस ऑफ लिवेलेस होगा। पिक्स डायलेटेड प्यूपल होगी। पिक्स डायलेटेड प्यूपल क्यों होगी? ड्यू टू दी पैरासिम्पेथेटिक फाइबर डैमेज। पैरासिम्पेथेटिक फाइबर की डैमेज की वजह से वो होगी, डायलिसिस होगी। फोर्थ क्रेनियल नर्व की पैरालिसिस के लिए वो कौन से वर्ड यूज करते हैं? तो फोर्थ क्रेनियल नर्व के पैरालिसिस के लिए वो जो वर्डिंग यूज करते हैं तो वो है प्रॉब्लम गोइंग डाउन स्टेयर, हेड कैरेक्टरिस्टिक हेड टिल्टेड टू कॉन्ट्रालेटरल। हेड टिल्ट टू कॉन्ट्रालेटरल क्यों होता है? ड्यू टू द लैक ऑफ इंट्रोजन ऑफ आई। इंट्रोजन ऑफ आई क्या होता है? तो मीडियल रोटेशन को बोलते हैं मोस्टली। अच्छा, और क्या वर्डिंग वो यूज करते हैं? तो है वो यूज करते हैं कांट सी द फ्लोर, डिफिकल्टी इन गोइंग डाउन द स्टीर, डिफिकल्टी इन रीडिंग। तो ये ट्रोक्लियर नर्व के लिए वो यूज करते हैं। एब्ड्यूसर नर्व के लिए वो वो वर्डिंग यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं कि अनेबल टू एबडक्ट द आई, आई इज डिस्प्लेस मीडियली। ये सारे वर्डिंग जो है तो वो एब्ड्यूसर नर्व के लिए यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि थर्ड क्रेनियल नर्व पॉलिसी की वजह से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया दोनों हो जाती है। फिर जो फोर्थ नर्व है तो इसकी वजह से वर्टिकल डिप्लोपिया होती है, और जो सिक्स नर्व है तो इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होती है। हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया के लिए सिक्स नर्व इज ग्रेटर देन 3। सिक्स नर्व जो है तो वो पोन्स में होता है, और थर्ड नर्व जो है तो वो मिड ब्रेन में होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया के लिए पोन्स इज ग्रेटर देन मिड ब्रेन। अच्छा, फिर मैंने आपको वो बताया कि लाइट रिफ्लेक्स। तो लाइट रिफ्लेक्स में मैंने आपको बताया कि लाइट रिफ्लेक्स जो है, जो ऑफरेंट है, ऑफरेंट, तो वो ऑप्टिक नर्व लेकर जाता है, और जो ईफरेंट है तो वो ऑक्लूमोटर नर्व लेकर जाता है। ऑपरेंट कैसे लेकर जाता है? तो ऑपरेंट नर्व जो है तो वो लेकर जाते हैं लेटरल न्यूक्लियेट बॉडी। लेटरल न्यूक्लियेट बॉडी से जो है तो फिर वो जो है लेटरल न्यूक्लियेट बॉडी, और दूसरा जो है तो वो एडेंगर विस्पार सॉरी प्रीटेक्टम तक जाता है ड्यू टू डैमेज टू पैरासिम्पेथेटिक फाइबर। सही। अच्छा, एडेंगर ऑप्टिक नर्व जो है तो वो लेटरल न्यूक्लियेट बॉडी को भी एक्टिवेट करता है, और दूसरा जो है तो वो प्रीटेक्टम को भी एक्टिवेट करता है। प्रीटेक्टम से जो है तो वो बायलेटरल एडेंगर विस्पार न्यूक्लियस की एक्टिवेशन होती है। बायलेटरल एडेंगर विस्पार न्यूक्लियस की जब एक्टिवेशन होती है तो वहाँ से जो है प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो है तो वो सिलियरी गैंग्लियन तक जाते हैं, और सिलियरी गैंग्लियन से जो है तो फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलते हैं, और वो सिलियरी मसल को सप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से जो है तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ आई बार होती है। सही है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि ये इनडायरेक्ट क्यों होती है। इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स जो है वो इसलिए होता है कि प्रीटेक्टम जो है तो वो बायलेटरल एडेंगर विस्पार की एक्टिवेशन करता है। ठीक। फिर मैंने आपको बताया अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में मैंने आपको बताया कि ये जो है सबसे पहले जो है तो ऑक्लूमोटर नर्व जो है तो वो लेटरल न्यूक्लियेट ऑप्टिक नर्व जो है तो वो लेटरल न्यूक्लियेट बॉडी को एक्टिवेट करता है। लेटरल न्यूक्लियेट बॉडी से जो है तो फिर वो जाता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक जाता है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है से जो है तो एडेंगर विस्पार तक जाता है। एडेंगर विस्पार जो है तो फिर वो थर्ड क्रेनियल नर्व के जरिए सिलियरी मसल एंड स्फिंक्टर पिपिलरी को सप्लाई करता है, और जिसकी वजह से अकोमोडेशन होती है। सही। अच्छा, अकोमोडेशन में जो है मैंने आपको जो पॉइंट बताया कि अकोमोडेशन में जो है तो वो प्रीटेक्टम नहीं इन्वॉल्व होता। अकोमोडेशन में जो है तो वो प्रीटेक्टम नहीं इन्वॉल्व होता। फिर मैंने आपको जो बताया कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स में मैंने आपको बताया कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स का जो वो है आफ्रेंट है तो वो नेज़ोसिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के जरिए जाता है। ट्राइजेमिनल नेज़ोसिलरी ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के जरिए जाता है। तो वह कहाँ तक जाता है? तो वह ट्राइजेमिनल की सेंसरी न्यूक्लियस को जाता है। ट्राइजेमिनल की सेंसरी न्यूक्लियस जो है तो वो पेशियल नर्व का मोटर न्यूक्लियस एक्टिवेट करता है, और पेशियल नर्व का मोटर न्यूक्लियस जब एक्टिवेट करता है तो वो आर्बिकुलरिस मसल को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो है तो वो कॉर्निया की वो रिफ्लेक्स हो जाती है। तो ये था आपका
सही। अच्छा, अब आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज पॉइंट्स है ना, समझ गए हो ना, इसमें तो इशू नहीं है अभी तक। क्लियर है सर, क्लियर है। बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब जो है तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स, अब आप लोगों ने वो करना है, मेरी भी हेल्प करनी है ना। तो वो क्या है कि अगर कॉर्निया की रिफ्लेक्स लॉस होगी, कॉर्निया की लिमिट एक्टिविटी हैज एंडेड, इसका अच्छा, कॉर्निया की रिफ्लेक्स लॉस होगी तो पॉन्स डैमेज होगा कि नहीं, इस पे सब मुत्तफिक है। होगा सर। सही, गुड। अच्छा, लाइट रिफ्लेक्स लॉस होगी, लाइट रिफ्लेक्स लॉस होगी तो मिड ब्रेन पे डैमेज होगा। इसकी समझ है किसी को, या किसी को शिकायत है सर मुझे नहीं पता ये वाला? क्यों अभी मुझे लेके कि मिड ब्रेन को हम क्यों कह रहे हैं? सर वो लेटर जेनिकुलेट सर वो लेटर प्रीटेक्ट जेनिकुलेट बॉडी और प्रीटेक्टम मिड ब्रेन में होता है। प्रीटेक्टम लेटर जेनिकुलेट को नहीं चेरना, प्रीटेक्टम को, लाइट रिफ्लेक्स के लिए प्रीटेक्टम को पकड़े। दो चीजों को पकड़ोगे फिर मिक्स होगा, लेकिन प्रीटेक्टम को पकड़े वो ये टेस्ट करेंगे। सही है। अच्छा, और प्रीटेक्टम कहाँ पर होता है? तो उधर होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में। अच्छा, फिर जो है तो वो ये है कि लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स हो, लॉस ऑफ ओनली अकोमोडेशन रिफ्लेक्स हो। तो ये कह रहे हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डैमेज होगा। क्या डैमेज होगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डैमेज होगा। इसमें किसी का वो है, रीजन मैं बता दूंगा कि हम उसको क्यों नहीं बोले, टर्नर को क्यों नहीं बोल रहे। या हम उसको मिड ब्रेन से क्यों नहीं बोल रहे? किसी ने कुछ लिखा है कि नहीं? बिल्कुल, लॉस ऑफ अकोमोडेशन होगा तो विजुअल कॉर्टेक्स की वजह से लॉस होगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल जबरदस्त चीजों को पिक कर रहे हो, बिल्कुल जबरदस्त। आई एम इम्प्रेस कि आप लोग चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह लेके जा रहे हो। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डैमेज होगा तो हमारे पास लॉस ऑफ अकोमोडेशन ही होगा सिर्फ। क्यों? विजुअल प्राइमरी या विजुअल एसोसिएशन एरिया के डैमेज होगी। सही है। इसमें जो है अगर अकोमोडेशन प्लस लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो तो फिर किसकी डैमेज होगी? मिड ब्रेन। अकोमोडेशन मिड ब्रेन की डैमेज होगी। अकोमोडेशन प्लस लाइट रिफ्लेक्स की लॉस होगी तो वो मिड ब्रेन की डैमेज होगी। सही है। और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस हो, थर्ड क्रेनियल नर्व भी लॉस हो, मिड्रेसिस हो, तो फिर भी मिड ब्रेन की डैमेज होगी। सही है। अच्छा, दूसरा, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स दोनों लॉस्ट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स दोनों लॉस्ट हो तो फिर अक्लूमोटर नर्व की डैमेज होगी। इसमें किसी को कंफ्यूजन या कोई वो है, गिला है या सवाल है कि बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स लॉस होगी तो अक्लूमोटर नर्व की डैमेज होगी? जी, ओके है ना सब कुछ? ओके, गुड। अच्छा, अल्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल, अल्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल में जो है, अल्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल
में जो है तो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स जो है तो वो लॉस होगा। अकोमोडेशन ए से अलगैर एंड ए से अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन प्रेजेंट होगा, आप एब्सेंट ना ले, ए से अलगैर एंड ए से अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन प्रेजेंट होगा और लाइट रिफ्लेक्स जो है तो वो एब्सेंट होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि अर्गैर रॉबर्टसन प्यूपल में जो है क्या होता है, प्रीटेक्टम इन्वॉल्व होता है। अर्गैर रॉबर्टसन जो है तो वो कौन से डिजीज में होता है? डिजीज का नाम बताए, किसी को पता है? सिफिलिस में सर, syphilis, सिफिलिस में सिफिलिस में। गुड गुड गुड। अच्छा, तो ये रिफ्लेक्सेस और ये चीजें जो है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आप लोगों को पूरा साइकिल पढ़ा के इसको समझाने की कोशिश की ताकि आप लोगों को कंसेप्चुअली इस चीज़ों को डील कर सके। ये ना हो कि आप तुक्का लगाए या इमेजिन या आप कुछ और ही करें। अब जो है ये वाला भी मुश्किल है। गुड गुड। इस वाले से मैं निकल जाऊँ ना तो बाकी से मैं बहुत जल्दी निकल जाऊंगा, इन 2 स्लाइड्स निकल जाऊँ ताकि फिर मैं स्पीड पकड़ लूँगा। बाकी वाला इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। न्यूरो इतनी कम्प्लेक्स है, अगर मैं ज़्यादा स्पीड से जाऊंगा तो फिर एक दफ़ा ही रीड होगा, समझ नहीं आएगी आप लोगों को। समझाने के लिए न्यूरो बहुत मुश्किल है और रीड करने के लिए बहुत आसान है। अच्छा अच्छा, अब जो है हमारे पास लीजन आइडेंटिफिकेशन। एक होता है हमारे पास क्रॉस हेमिप्लेजिया, एक होता है हमारे पास क्रॉस हेमिप्लेजिया और दूसरा होता है हमारे पास अनक्रॉस हेमिप्लेजिया। दूसरा क्या होता है? अनक्रॉस हेमिप्लेजिया। एक होता है क्रॉस हेमिप्लीजिया और दूसरा होता है अनक्रॉस हेमिप्लीजिया। दूसरा होता है अनक्रॉस हेमिप्लीजिया। अच्छा, क्रॉस हेमिप्लीजिया क्या है और अनक्रॉस हेमिप्लीजिया क्या है? क्रॉस हेमिप्लीजिया ये है ना कि हमारे पास जो है जो हेमिप्लीजिया हो वो एक साइड पे हो और क्रेनियल नर्व जो है तो वो दूसरे साइड के इन्वॉल्व हो। इट्स मीन क्रॉस हेमिप्लीजिया। ओके, के क्रेनियल नर्व एक साइड के इन्वॉल्व हो और जो वो है लिम्स या बॉडी की पैरालिसिस जो है तो वो दूसरी साइड के हो, दैट्स कॉल्ड क्रॉस हेमिप्लीजिया। अच्छा, अनक्रॉस हेमिप्लीजिया क्या होता है? तो अनक्रॉस हेमिप्लीजिया जो है तो वो ये होता है कि क्रेनियल नर्व और हेमिप्लीजिया दोनों सेम साइड के हों, तो ये होता है अनक्रॉस हेमिप्लीजिया। अच्छा, इसको समझ भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है इसको कल जब मैं वो हो रहा था, थोड़ा सा गलत हो रहा था, तो एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर क्रेनियल नर्व तो जो है ना हमारे पास जो है तो वो सेम साइड पे ही सप्लाई करते हैं। आप लोगों को याद है किसी स्टूडेंट ने कहा था? हेलो
जी सर। जी सर याद है। याद जी सर। याद ओके ओके। अच्छा, तो अब उस पॉइंट को पकड़ के ना, मैं अगर उस पॉइंट को पकड़, अगर आप लोगों को किसी ने मैं उस पॉइंट को नोट नहीं किया होता ना, तो फिर मुझे आज ये समझाने में मुश्किल होती बहुत। लेकिन कल इस किसी ने ये पॉइंट आउट किया था और इसने मेरे लिए ये चीज समझाना आसान कर दिया। अच्छा, वो क्यों होता है इसका मैं पहले आप लोगों को रीजन बताता हूँ कि क्रेनियन नर्व जो है, तो वो सेम साइड का क्रेनियन नर्व सेम साइड को क्यों सप्लाई करता है। तो उसका मेन रीजन ये है ना कि जो क्रेनियल नर्व जो है ना, जिनको क्रॉस होना होता है, जिनके लिए क्रॉस जरूरी होता है, तो वो ब्रेन स्टेम के ऊपर ही क्रॉस हो जाते हैं। वो कहां पर क्रॉस होते हैं? ब्रेन स्टेम के ऊपर ही क्रॉस होते हैं क्रेनियल नर्व। ओके, समझ गए ये पॉइंट कि जिन जी सर। क्रेनियल नर्व को क्रॉस होना होता है तो वो ब्रेन स्टेम के ऊपर ही क्रॉस हो जाते हैं। ओके, फिर और हमारे पास जो डिसेंडिंग ट्रैक है, डिसेंडिंग ट्रैक, तो वो कहां पर क्रॉस होते हैं? लोअर मेडुला। मेडुला पे सर। ना, एक स्पाइनल ही कॉर्ड। वर्डिंग यूज करें। नहीं, वो क्रॉस होते हैं इडले वाला ब्रेन स्टेम, इस तरह हम बोल सकते हैं सिंपल करने के लिए, या इडले वाला मेडुला, या बिल्कुल सिंपल करने के लिए इडले वाला ब्रेन स्टेम, ये बोल सकते हैं ना यस सर। जी। आप लोग? बिल्कुल रिस्पांस के, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग जो इन्वॉल्व होकर इस चीज को समझे, वरना मैं बोल भी सकता हूँ एक सीधे से, जब आप लोग वो करेंगे तो फिर स्टूडेंट आप लोगों के जहन में बैठेगी ये चीज। ठीक है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई। एक मैंने आपको ये बताया कि जो क्रेनियल नर्व जो इनको क्रॉस होना होता है तो वो ब्रेन स्टेम के ऊपर क्रॉस होते हैं। दूसरी पॉइंट मैंने आपको ये बताई कि हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक जो है, तो वो क्रॉस होते हैं एट द लेवल ऑफ मेडुला या एट द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम। अब इस चीज को पकड़ते हैं सर वो उसके लिए असेंडिंग ट्रैक नहीं होते? डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं। मोटर जो ट्रैक्स होते हैं तो वो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, जिसको हमने पैरामिडल और एक्स्ट्रा पैरामिडल में डिवाइड किया था। ठीक है सर। अब अगर आप मुझे बताएं सिंपल सा कि अब ब्रेन स्टेम के लेवल पे इंजरी हो, इसको अभी छोड़े, ऐसा मैं जो जिस चीज को वो करना चाहता हूँ आप अभी उसको पकड़े, ज्यादा चीजों को इंटरमिक्स ना करें वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, चीजों को सिंपल रखें। अगर ब्रेन स्टेम के लेवल पे डैमेज हो तो क्या होगा? मतलब मैं आप लोगों को ये करो कि ब्रेन स्टेम के लेवल पे डैमेज हो तो वो क्या होगा? शरीफुल्लाह नर्व्स ने लिखा इफेक्ट नहीं होंगी? ब्रेन स्टेम के लेवल पे डैमेज हो तो क्या होगा? ऑपोजिट साइड पे हेमिप्लेजिया होगा। साइड हमारे पे पास जो क्रॉस हेमिप्लेजिया होगी, क्रॉसिंग नहीं होगी ना? हेमिप्लीजिया हो गई, क्रॉस क्रॉस हेमिप्लीजिया होगा, क्रॉस हेमिप्लेजिया होगा ना। क्रॉस हेमिप्लीजिया होगा, क्रॉस हेमिप्लीजिया होगा। किसी का इस पे कंफ्यूजन है कि ब्रेन स्टेम के लेवल पे डैमेज हो हाँ तो सर। क्रॉस हेमिप्लीजिया होगा? क्लियर है? दैट्स गुड। ये चीज आप लोग ने पकड़ ली तो फिर आप, मतलब मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग न्यूरो में वो हो गए हो, पढ़ा सकते हो नेक्स्ट टाइम इधर। अच्छा, प्रो हो गए हो। अच्छा, अगर ब्रेन स्टेम के ऊपर डैमेज हो
तो क्या होगा? अगर ब्रेन ऊपर डैमेज हो तो क्या होगा? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? दैट्स गुड। रिस्पॉन्स कर, सब करे, एक एक मैसेज में कुछ नहीं जाता। 70 बंदे हैं यहाँ पे। अच्छा, दैट्स गुड। सर क्लियर है। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये वाली चीज आप लोगों ने पिक कर ली ना। अच्छा, अब वो लोग आपके साथ खेलते किस तरह है? वो आप लोगों के साथ वर्डिंग में अभी खेलेंगे। किस तरह खेलेंगे? पहले तो उन्होंने क्रॉस और अनक्रॉस का कर दिया, फिर आपको मैंने ब्रेनस्टेम पे ले आए, तो फिर अब वो जो है ना एक चीज को 3-3 नाम देंगे और आपको जो है ना खूब फंसाएंगे। मैंने नाम जो है ना तो वो मैंने लिखे हुए हैं कहीं। नेमिंग उसकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बहुत से नेमिंग उसके लिए यूज करते हैं। इसके लिए मैंने स्लाइड 8 की थी। हाँ, ऊपर उज़्मा ऊपर इसलिए अनक्रॉस होगा क्योंकि ऊपर जो है तो ब्रेन स्टेम के ऊपर जो है तो क्रेनियल नर्व ने भी क्रॉस नहीं किया हुआ होगा। सही है, तो क्रेनियल नर्व वाले भी सेम साइड के होंगे और जो डिसेंडिंग ट्रैक है तो वो भी सेम साइड के होंगे। एसर ने आपके वो लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, वो इनके लिए वो क्या करते हैं ना तो वो 2-3 वर्डिंग यूज करते हैं। अभी मुझे पता नहीं, मेरे इस उसका स्लाइड 8 किया है कहीं पर, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रहा। वो 2-3 टाइप ऑफ वर्डिंग इसके यूज करते हैं मेरे ख्याल में। अपर मैंने पेस के साथ उधर ऐड किया है। वो कभी वो कर देते हैं, वो लिख देते हैं कि अबाउ द ब्रेन स्टेम। सही है। कभी वो इस तरह लिख देते हैं सुप्रा न्यूक्लियर, कभी वो लिख लेते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इस तरह वर्डिंग वो यूज करते हैं। तो आप लोगों ने सारे वर्डिंग को नोट करना है। तो ये वर्डिंग जो है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए साइड 8 किया था, लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कभी कभी कि मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ ऐड किए थे। सही, सर ढूंढ ले, हम कर लेते हैं। मैं उस आप लोगों को वो कर दूंगा। मैंने वजह से उसको ऐड किया था डबल ए में, मेरे पास अभी है नहीं बुक फॉर्म में, और पीडीएफ को मैं अभी नहीं ओपन करना चाहता। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अबाउट द ब्रेन स्टेम के लिए जो है तो वो कभी सुप्रा न्यूक्लियर का वर्ड यूज करते हैं, कभी वो कहते हैं हाँ ये वाला। हाँ, ये अनक्रास के लिए ये अमृता ने लिखा है कि सुप्रा न्यूक्लियर का वर्ड यूज करते हैं, कभी टेलेमस का यूज करते हैं, कभी कॉर्टेक्स का यूज करते हैं, कभी इंटरनल कैप्सूल का यूज करते हैं अबाउट द ब्रेन स्टेम वाले के लिए, मतलब अनक्रॉस के लिए। तो ये चीज आप लोगों ने नोट करनी है, ठीक है? क्योंकि हमें तो लगता है कि मतलब अबाउट द ब्रेन स्टेम ना, और जब आप लोग एमसीक्यूज करेंगे ना तो वो आप लोगों को इतनी इजीली चीजें टीक करने नहीं देंगे। तो आप लोगों को मतलब बताना पड़ता है कि ये चीजें है। सही है, अभी मैं आगे जा रहा हूँ। सही, अच्छा, तो अब इसको मैं रीड करता हूँ और आगे जाते हैं। क्रॉस हेमिप्लीजिया में क्या होता है? क्रेनियल नर्व ऑन वन साइड एंड हेमिप्लीजिया इज ऑन अदर साइड। लीजन कहाँ पर होगी? लीजन इज इन ब्रेन स्टेम ऑन द साइड ऑफ क्रेनियल नर्व। तो ये दूसरा पॉइंट है, इसको भी मिस नहीं करना। अगर फिर लीजन के साइड का पूछे तो आपने वो साइड बताना है जहां पे क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो।
क्रॉस हीमोप्लीजिया में अगर आपसे रीजन का साइड पूछे तो आपने वो साइड बताना है जिस साइड का क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो। ओके, अच्छा। अनक्रॉस हीमोप्लीजिया में क्या है कि क्रेनियल नर्व इन हीमोप्लीजिया ऑन सेम साइड और लीजन इज अबाउट द ब्रेन स्टेम ऑन द साइड ऑपोजिट टू हीमोप्लीजिया। और अनक्रॉस के लिए आपने उस साइड का बताना है जो हीमोप्लीजिया के ऑपोजिट साइड हो। ओके, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है? मैं आगे जाऊं? नो अच्छा, सर। सर Yes, नहीं sir. आप लोगों ने MCQs में ऑपोजिट ये- साइड ऑफ सैलेड ले लिया सर। आप लोगों ने जो है तो इसको प्रैक्टिस करना होगा ना, इस तरह नहीं होगा कि नहीं अगर लीजिए इसको आप लोगों ने MCQs में प्रैक्टिस करना होगी, क्योंकि इसके में अभी आप लोगों को इस तरह कोई वो नहीं कर सकता एग्जांपल के मैंने MCQs भी ऐड नहीं किया है, लेकिन आप लोग इसको सिर्फ इस तरह अभी ले कि अगर आपसे रीजन के साइड का पूछा हो क्रॉस हीमोप्लीजिया में तो आपने क्रेनियल नर्व के साइड वाले का बताना है, सही। और अगर आपको अनक्रॉस में लीजन का साइड पूछा हो ब्रेन स्टेम के लीजन का साइड तो आपने अपोजिट टू हीमोप्लीजिया वाला बताना है। इसको थोड़ा सा वो कर ले, फिर आप लोग इस पे MCQs भी प्रैक्टिस कर ले। कल मैं आप लोगों के लिए करता हूँ कि मैं क्रॉस और अनक्रॉस के दो जो साइड वाले MCQs है वो मैं AA से ढूंढ के इधर लगा के जो है ना उसको मैं इधर पर एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी आप जो है जो ये चीज़ें पूछे समझे कि क्रॉस हीमोप्लीजिया में जो है तो हमारे पास ब्रेन स्टेम के ऊपर लीजन होगा, अनक्रॉस जो है तो हमारे पास जो है ब्रेन स्टेम के लेवल पे हो या दोनों के डाउन हो। लीजन में फर्क क्या है? सही है, दोनों के लीजन में ये फर्क है कि क्रॉस हीमोप्लीजिया में ये होता है कि जो है क्रेनियल नर्व एक साइड के इन्वॉल्व होता है और हीमोप्लीजिया जो है तो वो दूसरी साइड का होता है। अच्छा, इधर आप लोग देखें कि क्या क्या है। ये एक अनक्रॉस हीमोप्लीजिया का एक मैंने डेवलप किया है। अनक्रॉस के हीमोप्लीजिया में क्या क्या है कि सेम साइड आप साइडेड हीमोप्लीजिया है एंड सेम साइडेड स्पेस इन्वॉल्व है, सही। इंटरनल कैप्सूल या कॉर्टेक्स या सुप्रा न्यूक्लियर इसकी डैमेज होगी। अनक्रॉस हीमोप्लीजिया में जो है तो सेम साइड आप हीमोप्लीजिया है और सेम साइड आप पेस इन्वॉल्व होता है। और अनक्रॉस हीमोप्लीजिया में जो है तो वन साइडेड हीमोप्लीजिया है एंड अदर साइड पेस इन्वॉल्व होता है और इसमें ब्रेन स्टेम पॉन्स और मिड ब्रेन डैमेज होता है। आप लोग प्रैक्टिस कर ले, फिर भी समझ ना आए तो फिर वो कर लेंगे, इसको फिर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये इजी नहीं है। आई नो ये बहुत मुश्किल पॉइंट है। और वो फिर इसमें क्या करते हैं, तो वो फिर इसमें ये करते हैं ना कि वो फिर टंग के मसल को एंगल की डिविएशन को उसको ऐड करके ना आप लोगों को और भी कंफ्यूज करेंगे। तो इसको इट इज अ प्रैक्टिस। आप लोगों ने रपी में पहले ये पॉइंट बिल्कुल जहन पे क्लियर करना है, AA में इसके MCQs ढूंढने हैं, सही। सर भैया अनक्रॉस में ये जो है ये पॉइंट जो अनक्रॉस है में तो हमने ये कहा बहुत वो है। जी जी सॉरी सर। सर हमने कहा था कि अनक्रॉस के अंदर अबव द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम डैमेज हो रहा है ना, जी जी तो उसमें फिर ऑपोजिट साइड का हेमीप्लेजिया है। अनक्रॉस में जो है तो अपोजिट साइड की हीमोप्लीजिया होगी ना, सही है, इसमें सेम तो वो साइड में इशू नहीं है। होती है ना? नहीं नहीं, सर अपोजिट सेम साइड साइड सर वो फिर आपने डबल ए वाला जो बताया उसमें तो सेम साइड है अनग्राफ वाला। नहीं, मतलब आप लोग उसको मिस कर रहे हो ना, चीजों को मिस कर रहे हो। आप जो है लेजेंड अलग चीज है और हेमोप्लीजिया और वो अलग चीज है, आप इन चीजों को मिक्स कर रहे हो। एक जो है ना, आप लोग ने जो चीजें सुने थे ना, अभी आप 2-3 पॉइंट्स आप इसको कर ले, फिर कर इसको और भी एक्सप्लेन की, क्योंकि पिछली क्लास में भी इस तरह हुआ था, पूरा टाइम हुआ था। आप लोग इसको करें ना कि अगर पेस और बॉडी दोनों
सेम साइड की वो हो, दोनों की सेम साइड की पैरालिसिस हो, तो लीजन जो है तो वो अबाउ द ब्रेन स्टेम होगा। सही और अपोजिट साइड पे। और सही, और अगर फेस और बॉडी जो है तो वो अपोजिट साइड की इन्वॉल्व हो, तो लेजन जो है तो वो ब्रेन स्टेम के लेवल पर होगा। अभी तक इसको समझे, इसको प्रैक्टिस करें, फिर जो है कल लोग जब आप लोगों की थोड़ी सी कंसेप्ट होगी ना, मुझे पता है इसमें अभी मैंने एंगल ऑफ डेविएशन इसको भी ऐड नहीं किया है, लेकिन फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप लोग कल प्रैक्टिस करें, कल थोड़ा से तैयार होके ना फिर इस चीज को और भी डिस्कस कर लेंगे। अब इसको छोड़ दे, प्रैक्टिस करें रसिया, अभी इसको यहाँ पे सीखने की कोशिश ना करें। मैंने आप लोगों को पॉइंट आउट कर दिया, आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूंगा, ग्रुप में भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसको नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पूरे क्लास भी लेने। आज 2 ही स्लाइड की है। अच्छा, अब जो है तो ये पेशियल नर्व पैरालिसिस है ना, तो पेशियल नर्व का ये होता है कि जो हमारे पास पेशियल नर्व है ना, तो इसका जो वो है 2 होते हैं ना, इसमें एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। सही, जो अपर मोटर है ना, अपर न्यूक्लियस, तो वो इस अपोजिट साइड को भी एक्टिवेट करता है और सेम साइड को भी एक्टिवेट करता है। सही, अपर मोटर है तो वो अपोजिट साइड को भी एक्टिवेट करता है और सेम साइड को भी एक्टिवेट करता है। सही, और जो लोअर है तो वो सिर्फ ओनली सेम साइड को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन लॉस होगा, अगर अपर मोटर न्यूरॉन लॉस होगा, आप इसको समझे, मैं इसको ड्रा करता हूं। अगर मैंने आप लोगों को बताया, इस चीज को समझे ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। जो अपर मोटर है ना, अपर मोटर, तो वो अपोजिट साइड के पेशियल न्यूक्लियस को भी सप्लाई करता है, लोअर मोटर को, और सेम साइड की भी करता है। ये क्लियर है? और जो लोअर है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड को सप्लाई करता है। सही है, अगर अपर मोटर न्यूरॉन की डैमेज हो, अपर मोटर न्यूरॉन की डैमेज हो, अपर मोटर न्यूरॉन की डैमेज होना, तो सिर्फ और सिर्फ जो है तो ये साइड वो होगी, लोअर साइड जो है उसकी सिर्फ पैरालिसिस होगी। अगर अपर मोटर न्यूरॉन की डैमेज हो तो सिर्फ और सिर्फ जो है तो लोअर साइड की पैरालिसिस होगी। क्योंकि ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड, इसको दूसरे साइड का जो न्यूक्लियस जो अपर मोटर है तो इसको एक्टिवेट कर लेगा, इसको नर्व सप्लाई देगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को? हेलो, जी सर। अच्छा गुड। अच्छा, अगर हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन होगा तो पूरा हाफ पेस जो है तो उसकी पैरालिसिस होगी। अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लेजन होगा तो जो ये वाला पेस है, अपर पेस है, तो इसकी पैरालिसिस नहीं होगी, ये स्पेयर होगा। क्योंकि इसको अपोजिट साइड वाला जो है तो वो एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा तो इसमें पूरा का हाफ पेस जो है तो वो उसकी पैरालिसिस होगी। मतलब हम इसको किस तरह चेक करते हैं? आप लोगों को अगर फाइनल में एग्जामिनेशन याद हो ना, अगर आप लोगों को फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन याद हो ना,
तो इसको हम पेशियल नर्व जो है, तो आप लोगों को ये भी याद हो कि पेशियल नर्व जो है तो वो वहां से निकलता है स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन से ना, उधर से निकलता है ना, नहीं वो हाँ ना, उधर से निकलता है ना, इंटरनल इकोस्टिएटस में जाता है और वहां से जो है तो फिर वो स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन के जरिए यहाँ पे निकलता है ना। तो उसको हम इस तरह चेक करते थे कि अगर अगर स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन में अगर नर्व की इंजरी होना तो पूरा का पूरा पेस जो है तो उसकी पैरालिसिस होती, तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन था। और अगर हम आपसे फिर एग्जामिनर पूछता था ना कि अपर हम इस तरह ये किस तरह चेक करेंगे कि इसमें अपर मोटर न्यूरॉन है, तो उसमें हम ये कहते थे कि हम बंदे को कहेंगे कि अगर आप जो है ना ऊपर देखे, ऊपर जब हम ऊपर देखते हैं ना तो हमारे जो फोरहेड में है ना इसमें वो बन जाते हैं क्या बोलते हैं, मुझे प्रॉपर वर्ड भूल गया है, रिंकल्स। हाँ रिंकल्स बन ना। तो हमने कहा था अगर रिंकल बने ना तो इसका मतलब ये है कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है, और अगर रिंकल ना बने और पूरा हाफ पेस इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन है। तो अब आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सवाल बहुत पूछा करते थे वो। अभी क्लियर है एवरीवन? यस सर। दैट्स गुड। Yes, sir. यस सर। अब जो है या बिल्कुल बिल्कुल अपर मोटर न्यूरॉन में जो है तो वो अपर साइड या फर्विंग या प्रोनिंग या रिंकलिंग ऑफ फोरहेड जो है तो वो स्पेयर होगा, मतलब अपर साइड स्पेयर होगा, मींस दैट हाँ यही है रिंकल प्रेजेंट। अगर रिंकल प्रेजेंट होगा, प्रोनिंग प्रेजेंट होगा तो उसको अपर मोटर न्यूरॉन लेजन बोलते हैं। इस लेकिन उसके साथ साथ लोअर हाफ की पैरालिसिस भी हो ना, और अगर बिल्कुल पूरी मिड पेस की पैरालिसिस हो तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन आप पेशेंट की पैरालिसिस होगी। अच्छा अब जो है तो हमारे पास डायंसेपिलान में, तो डायंसेपिलान में हमारे पास क्या आता है, अब मुझे स्पीड पकड़ दो अच्छा, क्योंकि अभी चीजें इजी है। डायंसेपिलान में हमारे पास जो है तो वो हमारे पास आता है इंटरथैलेमिक एडहेशन, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, सही है। इसके अलावा जो है तो हमारे पास हाइपोथैलेमस में क्या क्या चीजें आती है, ये आसान है और इसको बस पकड़ के बस आपने फिर रटा करना है, सही। हाइपोथैलेमस में ना, तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस में हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं, तो हाइपोथैलेमस में हमारे पास लेटरल न्यूक्लियस होता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है, इंटीरियर न्यूक्लियस होता है, पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है, सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस होता है, सुप्रा ऑप्टिक एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, एंड प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, सही। अच्छा लेटरल न्यूक्लियस मीन लेटरल न्यूक्लियस की अगर डैमेज हो जाए, इसकी फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन ये है कि ना कि ये हंगर को एक्टिवेट करता है, सही, हंगर को एक्टिवेट करता है। अगर इसकी डैमेज हो जाए, इसकी मैं आप लोगों को सिर्फ डैमेज का बताऊंगा, बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस कर चुके हो, ये ऑलरेडी इजी ही है, रखता ही है, लेकिन मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ कि किस तरह याद करना है। अगर लेटरल न्यूक्लियस की डैमेज हो जाए तो लेटरल इंजरी मेक यू लीन, लेटरल एल से लेटरल एंड एल से लीन, सो लेटरल न्यूक्लियस की डैमेज की वजह से आपको भूख नहीं लगेगी, और आपको भूख नहीं लगेगी तो आप जो है पतले हो जाओगे, लीन हो जाओगे। अच्छा फिर इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेटरल न्यूक्लियस को जो है स्टिमुलेट कौन करता है, तो इसको स्टिमुलेट ग्लेरिन करता है, और इनहिबिट जो है तो इसको लेप्टिन करता है। पास एड का टेबल है, हर जगह लिखा हुआ है, तो रिपीट करने की वो नहीं है। अच्छा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो है तो वो सेटिटी को एक्टिवेट करता है, सेटाइटी को एक्टिवेट करता है, और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस डैमेज जो है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो है डैमेज जो है मीडियल मेक यू मेसेव, मीडियल मेक यू मेसेव, मीडियल मेक यू मेसेव, सही है। अच्छा फिर इसके बाद जो है तो है इंटीरियर न्यूक्लियस, इंटीरियर न्यूक्लियस जो है तो वो कूलिंग में हेल्प करता है, और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करता है, कूलिंग में हेल्प करता है और पैरासिम्पैथेटिक को हेल्प करता है। तो ए सी जो है ना तो वो कूलिंग करता है,
तो ए से इंटीरियर एंड सी से कूलिंग, तो ए सी सही। पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो है, तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस तो वो सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करता है और हीटिंग प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए हॉट पॉट, हॉट पॉट, हॉट मीन हॉट हाई टेम्परेचर, पॉट मीन पोस्टीरियर, हॉट पॉट, हॉट पॉट, हॉट पॉट पोस्टीरियर न्यूक्लियस के लिए आपने हॉट पॉट को याद रखना है। अच्छा, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस तो वो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है और इसके निमोनिक है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, SCN, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। तो S मीन सन, C मीन सेंसिंग न्यूक्लियस, SCN सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस एंड सन सेंसिंग न्यूक्लियस, सन सेंसिंग न्यूक्लियस सही। अच्छा, फिर सुप्रा ऑप्टिक एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है, तो ये ADH और ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करता है और इसके निमोनिक है सेड पॉक्स, सेड पॉक्स, S से सुप्रा ऑप्टिक, एड से ADH, पॉक्स मीन F से पॉक्स, पॉक्स मीन P से P वाला पॉक्स सही है, पॉक्स मीन P से पेरावेंट्रिकुलर, ऑक्स मीन ऑक्सीटोसिन सही है। और जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे जो टर्मो रेगुलेशन है ना, तो आपने इंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूक्लियस में नहीं जाना। अच्छा, जो टर्मो रेगुलेशन है तो वो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस करता है सही है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है तो वो टर्मो रेगुलेशन करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने AC और पोर्ट में नहीं जाना। टर्मो रेगुलेशन जो है तो वो कौन करता है, तो वो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस करता है। और इसके अलावा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है तो वो GnRH भी सीक्रेट करता है, सेक्सुअल बिहेवियर भी वो करता है, कंट्रोल करता है। और अगर इसकी डैमेज हो जाए तो हमारे पास जो सिंड्रोम होती है तो उसको कॉलमैन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलमैन सिंड्रोम। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये आप लोग फिर पढ़ लेंगे कॉलमैन सिंड्रोम क्या है। लेकिन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के डैमेज की वजह से हमारे पास जो सिंड्रोम होती है तो वो होती है कॉलमैन सिंड्रोम। मैं सिर्फ निमोनिक को रिपीट कर रहा हूँ सही। निमोनिक को क्या है कि lateral make you lean, medial make you massive, AC hot pot सही, sun sensing nucleus, इसके अलावा सेड पॉक्स और कॉलमैन सिंड्रोम। ओके, आगे जाते हैं। नहीं ये पास एड का टेबल है। अच्छा, अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो है एक चीज है वो है टेलेमस ना। तो टेलेमस को जो है एक चीज ने जिसको हम बोलते हैं इंटरनल मेडुलरी लेमिना। इंटरनल मेडुलरी लेमिना जो है तो वो क्या करता है, इंटरनल मेडुलरी लेमिना जो है तो वो टेलेमस को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक है लेटरल पार्ट, ये है लेटरल पार्ट सही, एक है इंटीरियर पार्ट और एक है मीडियल पार्ट, मीडियल, लेटरल एंड इंटीरियर पार्ट सही। जो वो है लेटरल पार्ट में हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस है, मतलब मीडियल यूनिकुलेट बॉडी, लेटरल यूनिकुलेट बॉडी, पोल्विनियरो, LP, LD, कुछ के तो नाम भी मुझे नहीं है, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस, VI, VL, VA, लेकिन बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है वो नीचे एक्सप्लेन है ना कि वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रो VPI, वेंट्रो, आप लोगों को VPL तो आप लोगों को याद है ना, मैंने बताया था ना VPL, VPL याद है सबको? अगर अभी भी नहीं याद तो मतलब ट्रैक्स गए, वर्ल्ड गए ट्रैक्स। सर याद है। अच्छा, डेट्स गुड। अच्छा, तो VPL न्यूक्लियस में मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे जो असेंडिंग ट्रैक है, सारे के सारे असेंडिंग ट्रैक वो VPL में जाते हैं। लेकिन वो कौन सा था जो VPM में जाता है? ऑल्फैक्ट, ऑल्फैक्ट, टेस्ट ऑल्फैक्टरी का जो था वो टेलेमस से रिलेटेड था कि सारे सेंसरी रिसेप्टर जो है वो टेलेमस में जाते हैं एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी। और VPL के मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे असेंडिंग ट्रैक जो है तो वो VPL में जाते हैं एक्सेप्ट जो है किसके? टेस्ट के जो VPM में जाते हैं। तो मतलब ये तो क्लियर ही हो गया, मतलब
VPL सही, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, डोर्सल कॉलम मीडियल इमेज का वाइब्रेशन पेन, DCML का वो, और सोमेटोसेंट्रिक कॉर्टेक्स। इट्स सो इजी। और VPM जो है तो ट्राइजेमिनल एंड गस्ट्रेटरी मीन टेस्ट जो है तो वो पेस को जाता है ना, तो पेस सेंसेशन एंड टेस्ट सही। और ये जो है मतलब निमोनिक की जरूरत ही नहीं, मैंने आप लोगों के बेसिक इतने वो किए स्ट्रॉन्ग किए हैं सही। अच्छा, लेटरल जिनिकुलेट बॉडी, एल से लेटरल सही, एल से लेटरल एंड एल से लाइट, एल से लेटरल एंड सही, एम से म्यूजिक सही, म्यूजिक और एम से मीडियल सही। और जो वेंट्रल एंडियल एंटीरियर एम से म्यूजिक है ऐसा है तो वो बेरम से, और वेंट्रो इंटीरियर जो है तो वो बेजल मोटर है। तो मतलब फर्स्ट दो तो ट्रैक्स में क्लियर हो गए। एल और मीडियल जो है तो एल से लाइट, एम से म्यूजिक, और बाकी जो रह जाता है तो वो है मोटर कॉर्टेक्स सही। इजी था। अच्छा, अब जो है हम लिम्बिक को करते हैं। स्पीड पे इसलिए जा रहा हूँ कि ये इजी है, अभी अभी चीजें इजी होने वाली है। मुझे थोड़ा पाँव फैलाने का वो मौका मिला, क्योंकि डॉक्टर हमजा कहेंगे कि तुम दो दो तीन तीन स्लाइड दिन में पढ़ा रहे हो। अच्छा, द लिम्बिक सिस्टम ना, तो लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आता है। मैं जो है ज़्यादातर जो है डबल ए के एमसीक्यूज को मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया हुआ है, लेकिन टाइम की लिमिटेशन इतनी है कि मैं उस तरफ जा ही नहीं सकता, और वो आप लोगों को अलग से क्लास ले रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप उधर जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करके करें। ये ना हो कि आप लोग सिर्फ रटा करें या सिर्फ वो करें, तुक्का लगाए। सही सही, मैंने ऐड किया है लेकिन टाइम प्लीज माइक आप। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है। तो लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आता है, तो लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एमिगडाला एंड हाइपोकैम्पस सही है। अच्छा, जो एमिगडाला जो है, एमिगडाला तो ये इमोशन के साथ रिलेटेड है। क्या है, एमिगडाला जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, इमोशन के साथ सही। इसी तरह हाइपोकैम्पस जो है, तो हाइपोकैम्पस जो है तो वो मेमोरी कन्वर्जन के साथ एसोसिएटेड है। एमिगडाला जो है तो वो इमोशन के साथ एसोसिएटेड है, और जो हाइपोकैम्पस जो है तो वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो मेमोरी कन्वर्जन के साथ एसोसिएटेड मीन जो है तो वो शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट करता है थ्रू किसके जरिए, पापेज सर्किट के जरिए। शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट करता है किसके जरिए, पापेज सर्किट्स के जरिए सही है। तो लिम्बिक सिस्टम हमारे पास क्या है, लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हाइपोकैम्पस, थैलेमस आता है सही। एमिगडाला जो है तो इमोशन के साथ एसोसिएटेड है, हाइपोकैम्पस जो है तो वो मेमोरी कन्वर्जन के साथ एसोसिएटेड है। क्या मतलब है कि शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है किस सर्किट के जरिए, तो वो थ्रू पापेज सर्किट। अच्छा, अब हम पापेज सर्किट करेंगे ना, तो पापेज सर्किट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पापेज सर्किट में ये होता है कि सबसे पहले जो है तो वो हमारे पास जो है वो होता है पेरा हाइपोकैम्पल गायरस। क्या होता है, पेरा हाइपोकैम्पल गायरस। पेरा हाइपोकैम्पल गायरस जो है तो वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी उधर से जाती है। पापेज सर्किट, पापेज PAP। अच्छा, पेरा हाइपोकैम्पस गायरस में जो है तो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होती है। फिर पेरा हाइपोकैम्पस गायरस जो है तो वो पोर्निक्स के जरिए ये है पोर्निक्स ना। हाँ, मुझे पता है पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने बस पिक्चर ही नहीं मेरे थे जिसमें सारी चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर सकता। आपको बेटर मेरे तो मुझे सेंड करना। अच्छा, पापेज सर्किट जो है तो वो पेरा हाइपोकैम्पस गायरस से जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है सही। फिर इसके बाद जो है मैंने फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है चीज़ों को, और नहीं मिल रही थी। पोर्निक्स के जरिए ये होता है पोर्निक्स ना, ये वाला ये पोर्निक्स के जरिए फिर कहाँ तक जाता है, पोर्निक्स के जरिए ये जाता है मेमोरी बॉडी को। ये 3 जो है ना 3, ये है मेमोरी बॉडी। सबसे पहले क्या होता है, 1 नंबर, तो वो क्या है, पेरा हाइपोकैम्पस। पेरा हाइपोकैम्पस के पास 2 नंबर क्या है, तो वो है पोर्निक्स सही।
फोनिक्स के जरिए कहाँ तक जाती है? तड़। तड़ क्या है? तड़ जो है तो वो है मेमोरी बॉडी। सही, मेमोरी बॉडी जो है तो ये उसका हाइपोथैलेमस का पार्ट है। मेमोरी बॉडी से जो है तो वो पोर्ट किसको जाता है? मेमोरी बॉडी से जो है पोर्ट नंबर जो है तो वो जाता है उधर हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में जो है तो वो हाइपोथैलेमस जो है से फिर कहा जाता है, फिर सिंगुलेट गैरस को जाता है, और सिंगुलेट गैरस जो है तो वो सेटिस्फिकेशन सेंटर है। सही है, और मेमोरी उधर पर स्टोर होती है। अच्छा, मैं इसको रिपीट करता हूँ, एक एमसीक्यूज पॉइंट भी बताता हूँ। एमसीक्यूज पॉइंट ये है, डबल ए में भी है ना, कि वो क्या है, और एक मैंने इधर भी लिखा है, तो दोनों को वो करते हैं। ये एमसीक्यूज वो पूछते हैं कि हाइपोकैम्पस या पैरा हाइपोकैम्पस जो है तो वो मेमोरी बॉडी से किसके जरिए कनेक्टेड है? रिस्पॉन्स करें कि पैरा हाइपोकैम्पस या हाइपोकैम्पस जो है तो वो मेमोरी बॉडी से किसके जरिए कनेक्टेड है? सिंगुलेट गैरस। फोर्निक्स। मतलब आप लोग देखे ना, ये पैरा हाइपोकैम्पस था, पैरा हाइपोकैम्पस से ये फोर्निक्स से के जरिए तड़ किसका नाम बताया? मेमोरी बॉडी। ये जो है ना, ये वाला जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, इसको पोर्निक्स बोलते हैं। आप लोगों ने अगर उधर वो देखा हो ब्रेन का वो मिड रीजन, अगर ब्रेन का मिड का क्रॉस सेक्शन आप लोगों ने देखा हो ना, तो फिर आप लोगों को वो याद हो जाएगी कि हम पोर्निक्स क्या है, सेप्टम पेलोसिडम क्या है। उसके लिए ब्रेन का सेक्शन जरूरी है। कल मैं उसका सेक्शन भी आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगा, तो उसमें भी हम चीजों को नाम करेंगे। अच्छा, हाँ, हाइपोकैम्पस या पैरा हाइपोकैम्पस कनेक्टेड टू मिलियरी बॉडी टू पोर्निक्स। मतलब सबसे पहले हमारे पास पापेज सर्किट में पैरा हाइपोकैम्पस आता है, फिर पोर्निक्स आता है, फिर मेमोरी बॉडी आती है। मेमोरी बॉडी के बाद हाइपोथैलेमस को हो जाता है, हाइपोथैलेमस के बाद जो है तो वो फिर सिंगुलेट गैरस को जाता है, और सिंगुलेट गैरस के एक दूसरा एमसीक्यूज पॉइंट है कि वो सेटिस्फिकेशन सेंटर भी है हमारे पास, और सिंगुलेट गैरस से जो है तो फिर हमारे पास 6 नंबर पर क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो है तो फिर वो मेमोरी स्टोर होती है। फिर रिपीट करता हूं, सुने। इतने टाइम में तो टाइप भी कर सकते हो आप लोग कि सबसे पहले पैरा हाइपोकैम्पस रीजन होता है, फिर पोर्निक्स होता है, फिर मेमोरी बॉडी होती है, मेमोरी बॉडी के बाद हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के बाद सिंगुलेट गैरस होती है, और सिंगुलेट गैरस जो के बाद जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, और वहां पर मेमोरी स्टोर होती है। इट्स क्लियर नाउ। और जो एमसीक्यूज पॉइंट था तो वो 2 थे, तीसरा रहता है अभी वो बताना है कि सेटिस्फिकेशन सेंटर वो कौन सा है, तो वो सिंगुलेट गैरस है। और जो दूसरा जो था तो वही था कि पोर्निक्स या हाइपोकैम्पस या पैरा हाइपोकैम्पस को जो है मेमोरी बॉडी को कौन कनेक्ट करता है, तो वो था पोर्निक्स। सेटिस्फिकेशन सेंटर, मतलब ये एमसीक्यूज में वो करते हैं। मतलब ये क्या है, ये मतलब इट्स वर्ड के क्या है कि मतलब सेटिस्फिकेशन वर्डिंग से क्लियर है, लेकिन आप वो एफसीपीएस का पता है कि वो बस कभी कभी रीजन भी नहीं होता। सेटिस्फिकेशन या अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वो उधर भी है ना कि कनेक्शन ऑफ एमिगडाला एंड हाइपोकैम्पस, कनेक्शन ऑफ एमिगडाला एंड हाइपोकैम्पस, तो वो किसके जरिए है? कनेक्शन ऑफ एमिगडाला एंड हाइपोकैम्पस। सही, तो कनेक्शन ऑफ एमिगडाला एंड हाइपोकैम्पस जो है तो वो क्या है, तो वो है थ्रू मेमोरी थैलेमिक बॉडी, मेमोरी थैलेमिक बॉडी। तो इसको आप थोड़ा सा प्लीज रट्टा करें कि मेमोरी बॉडी से जो है, मेमोरी बॉडी से यहाँ पर एमिगडाला होता है या इंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस होता है, तो यहाँ जो है जो उसको ट्रैक को क्या बोलते हैं? मेमोरी थैलेमिक ट्रैक। मेमोरी थैलेमिक ट्रैक के जरिए कनेक्शन ऑफ एमिगडाला एंड हाइपोकैम्पस जो है तो वो कौन से ट्रैक के जरिए होता है? तो वो होता है मेमोरी थैलेमिक ट्रैक के जरिए। अच्छा, फिर होता है हमारे पास पापेज सर्किट, सबको क्लियर है? यस सर।
तो उसके एमसीक्यूज भी सर जी। ये बापेज सर्किट में 4th नंबर पे ये इंटीरियर थैलेमस है या हाइपोथैलेमस है? जो 4th नंबर पे जो है तो हमारे पास हाइपोथैलेमस है। ओके सर। आप लोगों को पता है कि आज भी हमने कल वाला टारगेट भी वो नहीं किया है। आज हमने कल वाला टारगेट थैलेमस है। अच्छा सही है। सर ये तो बस आप रेपिटेशन लास्ट में रखें तो शायद हम कवर कर भी लें। थैलेमस है ना, मैमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट बनता है ना पेपी हाँ सर्किट में। हाँ 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 थैलेमस है बिल्कुल। नहीं ये मैंने उधर करना था लेकिन मेरे ख्याल में मुझसे वो हो गया था। ये थैलेमस है। अच्छा इसलिए मेमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट बनता है कि मेमेलियर बॉडी से जो है तो इंटीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस को जाता है और फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस से जो है, हाँ इसको रिपीट कर देते हैं। जो मेमेलियर बॉडी से जो है तो वो इंटीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस से जाता है और फिर इंटीरियर पार्ट, इसलिए तो मेमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट बनता है। हाँ ना, मैं भी ये कह रहा था कि हाइपोथैलेमस क्यों हुआ। अच्छा फिर जो है हमारे पास है वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम में किसकी वजह से होती है? तो वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है तो अल्कोहल एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अल्कोहल एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सही है। इसमें क्या होता है? कोट होता है, कोट रैक। निमोनिक क्या है? कोट रैक। पिक्चर लो, अच्छा रिपीट नहीं करूंगा। कोट रैक, कोट रैक का क्या मतलब है? हाइपोथैलेमस की जगह थैलेमस कर दे। मेमोरियल बॉडी से थैलेमस, जवेरिया। अच्छा को कंफ्यूजन, कोट सी से कंफ्यूजन, ओ से ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ए से एटेक्सिया, एंड टी से टाइमिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? टाइमिन। बाकी मैं इसको वो नहीं कर रहा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रेक जो है तो रेक का मतलब है रिट्रोग्रेड एमनीसिया, एंटीरोग्रेड एमनीसिया, कन्फोबुलेशन एंड कॉर्स्कोप सिनकोपी। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी आप उधर पढ़ लेना। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि अल्कोहल एसोसिएटेड है और टाइमिन जो है तो इसका ट्रीटमेंट है। अच्छा क्लूवर बोसी सिंड्रोम। क्लूवर बोसी सिंड्रोम में क्या होता है? तो क्लूवर बोसी सिंड्रोम जो है तो वो किसकी डैमेज से होता है? तो काज जो है तो वो हर्पेस सिम्प्लेक्स जो है, हर्पीस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, तो वो हो जाता है, स्ट्रोक हो सकता है, निमेनपिक डिजीज भी हो सकती है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, निमेनपिक डिजीज, ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है। अच्छा इसमें क्या होता है कि इसमें एमिग्डाला जो है तो उसकी डैमेज हो जाती है, या टेम्पोरल लोब, बायलेटरल देन आप टेम्पोरल लोब होती है, बायलेटरल। और आप लोग देखें कि एमिग्डाला जो है तो वो टेम्पोरल लोब में आता है ना, तो बायलेटरल टेम्पोरल लोब जो है डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? क्लूवर बोसी सिंड्रोम में हमारे पास हाइपर सेक्सुअलिटी एंड हाइपरपेगिया होता है। क्या होता है? सिंपल कर देते हैं, हाइपर सेक्सुअलिटी एंड हाइपरपेगिया होता है, टेम्पोरल लोब के डैमेज की वजह से होता है। और एमिग्डाला, टेम्पोरल लोब के कौन से? एमिग्डाला को डैमेज होती है। निमेनपिक डिजीज में भी हो सकता है, और हम हर्पिस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस में भी हो सकता है। इंटरनल कैप्सूल को उधर पढ़ लेंगे। अच्छा सबसे पहले फिर इसके बाद हमारे पास आता है बेजल गैंग्लिया। बेजल, मुझे कल वाला टारगेट कम से कम कंप्लीट करना है। अच्छा आप रिपीट, जिसको वो करना हो वो फिर क्लास के एंड में क्वेश्चन कर लेंगे। कम से कम मुझे यहाँ तक आना है, ठीक है। फिर आप क्लास के बाद जो है जिनको जाना हो वो जा सकते हैं, और जिनको रुकना हो तो वो फिर रुक सकते हैं। अच्छा फिर हमारे पास आता है बेजल गैंग्लिया। तो बेजल गैंग्लिया में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है? बेजल गैंग्लिया में जो है तो हमारे पास होता है बेजल गैंग्लिया में हमारे पास प्यूटामेन होता है, ग्लोबस प्लेटस होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, सही। और वो थैलेमस होता है, सब थैलेमस होता है, सब्सटेंशिया निग्रा होता है, एमिग्डाला होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना, मतलब सारे मैंने लिखे हुए हैं पिक्चर में। कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है, प्यूटामेन होता है, ग्लोबस प्लेटस होता है, लेटरल और मीडियल ग्लोबस प्लेटस, सब थैलेमिक होता है, सब्सटेंशिया निग्रा होता है, थैलेमस होता है, टर्मिनल स्ट्राया होता है। ये सब जो है तो ये हमारे पास जो है क्या बनाता है? बेजल गैंग्लिया। बेजल गैंग्लिया की इंपॉर्टेंस क्या है? चीज़ों को पकड़े जल्दी जल्दी। बेजल गैंग्लिया की इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट करता है। बेजल गैंग्लिया क्या करता है? प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट, सही है। अच्छा अगर प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट बेजल गैंग्लिया करता है तो एग्जीक्यूशन ऑफ द मूवमेंट कौन करता है? तो एग्जीक्यूशन ऑफ द मूवमेंट जो है तो वो डिसेंडिंग ट्रैक करते हैं।
अच्छा, जब डिसेंडिंग ट्रैक जो है तो वो करते हैं एग्जीक्यूशन, तो बैलेंसिंग क्यों कौन करता है? तो बैलेंसिंग ट्रू मूवमेंट जो है तो वो सिरिबेलम करता है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो 3 वो इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, इसको आप लोग वो कर ले। ये भी उधर से मैंने लिए हैं डबल ए से कि न्यू स्ट्रैटम क्या होता है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू है और रट्टा है, सिंपली कोई कंसेप्ट नहीं है कि न्यू स्ट्रैटम जो है तो कार्डेट और प्लस ब्यूटामिन को जो है तो हम न्यू स्ट्रैटम बोलते हैं। कार्पस स्ट्रैटम किसको बोलते हैं? तो कार्डेट प्लस लेंटिपाम को जो है तो हम कार्पस स्ट्रैटम बोलते हैं। प्ल्यू स्ट्रैटम किसको बोलते हैं? तो ग्लोबस पेलेटस को जो है हम पेलियो स्ट्रैटम भी बोलते हैं। लेंटिपाम न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? तो ग्लोबस पेलेटस और प्यूटामिन को जो है तो हम लेंटिपाम न्यूक्लियस बोलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, फिर इसको जो है इसको मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 एमसीक्यू तो इसमें यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये ऊपर के डबल ए वाले पॉइंट का रिपीटेशन है। लेंटिपाम न्यूक्लियस क्या करते हैं? लेंटिपाम न्यूक्लियस कौन-कौन बनाता है? तो प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पेलेटस। ये क्या बनाता है? तो ये लेंटिपाम न्यूक्लियस बनाता है। ग्लोबस पेलेटस की अगर डैमेज हो जाए या लेजन हो जाए तो हमारे पास क्या होता है? तो ग्लोबस पेलेटस की अगर हमारे पास एटिटोसिस होता है। एटिटोसिस क्या होता है? एटिटोसिस जो है तो वो स्लो वाला मूवमेंट, तो बिल्कुल जिस तरह हम कैमरे में स्लो मूव वाले वीडियो बनाते तो उसको एटिटोसिस बोलते हैं। अच्छा, फिर जो है हमारे पास कार्पस स्ट्राइटम क्या होता है? तो कार्पस स्ट्राइटम जो है तो हमारे पास कॉर्डेट, ब्यूटामिन और ग्लोबस प्लेटस का एक्सटर्नल, तो ये हमारे पास क्या करता है? तो ये हमारे पास कॉर्पस स्ट्राइटम बनाता है। और स्ट्राइटम या न्यू स्ट्राइटम क्या होता है? स्ट्राइटम या न्यू स्ट्राइटम, तो कॉर्डेट प्लस ब्यूटामिन जो है तो हमारे पास स्ट्राइटम या न्यू स्ट्राइटम होता है। और न्यू स्ट्राइटम या स्ट्राइटम की डैमेज की वजह से हमारे पास जो है हंटिंगटन डिजीज होती है। तो ये था बेसल गैंग्लिया। अच्छा, बेसल गैंग्लिया जो है तो फिर हमारे पास 2 पाथवे है। आप डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, डिटेल वाले आप लोग फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी वाले से सुने, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। डायरेक्ट पाथवे क्या है? डायरेक्ट पाथवे जो है आप बेसल गैंग्लिया, तो वो एनहेंस मूवमेंट करता है। एमसीक्यूज पॉइंट को आप लोग पकड़े, जो डायरेक्ट डोपामीन की रिलीज के जरिए डायरेक्ट पाथवे जो है तो वो एनहेंस मूवमेंट करता है थ्रू द रिलीज ऑफ डोपामीन। और जो इनडायरेक्ट पाथवे है तो वो मूवमेंट को इनहिबिट करता है थ्रू रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। फिर रिपीट करो ताकि कोई रिक ले, उसको इतना टाइम मिले कि जो डायरेक्ट पाथवे है तो वो एनहेंस मूवमेंट करता है थ्रू रिलीज ऑफ डोपामीन, जो इनडायरेक्ट है तो वो इनहिबिट मूवमेंट करता है थ्रू रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। कोई लिख ले नीचे। अच्छा, फिर जो है तो हमारे पास है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज भी पैथोलॉजी का टॉपिक है, उधर आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, बस मैं सिर्फ इसको एक रीड देता हूँ। पार्किंसन जो है तो हमारे पास पार्किंसन के लिए निमोनिक है, तो वो है ट्रेप्स। ट्रेप्स का मतलब क्या है? टी से ट्रिमल जो होता है पिन रोलिंग ट्रिमल, आर से रिजिडिटी, ए से एकाइनीजिया, पोस्टल इंस्टेबिलिटी, शफलिंग गेट एंड स्मॉल हैंड राइटिंग, माइक्रोपेगिया, स्मॉल हैंड राइटिंग। ये इसमें डिमेंशिया जो है तो वो लेट पैंडिंग होती है। और एमपीटीपी जिसका मतलब यह है 1 मीटाइल 4 पीनाइल 1 2 3 6 टेट्रा हाइड्रोपायरिडीन, एमपीटीपी, मीटाइल पीनाइल टेट्रा हाइड्रोप्रोलिन इसको बोलते हैं। उसका मैंने नाम ऐड किया है क्योंकि ये एक एमसीक्यूज में आया था, तो उसको वहां से मैंने इसको ऐड किया है ना। तो ये जो है एक इलीगल ड्रग है, जो वो मेटाबोलाइज हो जाती है एमपीपी को, जो टॉक्सिक है किसको? सब्सटेंशिया नाइग्रा को। अच्छा, और इसमें जो है हमारे पास डोपामीन, पार्किंसन में क्या होता है? पार्किंसन में जो है तो हमारे पास लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होता है ड्यू टू द डैमेज टू सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कंपेस्टा। और इसमें लावा बॉडी होती है, जो किससे वो होता है, बने होते हैं? तो अल्फा साइनी सनी उससे बनता है, और वो है इंट्रा इसोनेपिरिक इंक्लूजन। ये पसेड में है, उस दर पढ़ ले, बाकी आप पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी वाले से पढ़ लेना। हंटिंगटन डिजीज में जो है तो क्या होता है? तो हंटिंगटन डिजीज में जो है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइन्यूक्लियोटाइड डिजीज है, और इसमें क्या होता है? उसमें सेक का जो है तो वो रिपीटेड वो होता है, एक्सप्रेशन होता है, मतलब CAG जो है तो वो बार बार रिपीट होता है इसमें। ये क्रोमोसोम 4 पर होता है,
इसमें कोरिया होता है, सही, सेज की रिपीटेशन होती है, इसमें डोपामिन ज्यादा होता है, गाबा और एसिटाइलकोलिन जो है तो वो कम होता है, और एट्रोपी ऑफ कॉर्डेट और प्यूटामिन होता है, एट्रोपी ऑफ कॉर्डेट और प्यूटामिन होता है इसमें। उसमें कौन हो, उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा वो होता है इफेक्ट, और इसमें एट्रोपी ऑफ कॉर्डेट एंड प्यूटामिन होता है। अगर मैंने आपको बताया कि कॉर्डेट और प्यूटामिन डैमेज हो तो इसकी वजह से एटिटोसिस भी होगी, डिटेल में आप लोगों को वो पढ़ा देंगे। अच्छा, हेमीबिलिस्मस क्या है? तो हेमीबिलिस्मस का सिंपल बस एक वर्डिंग वाला वो ये पूछते हैं कि हेमीबिलिस्मस में कौन से न्यूक्लियर डैमेज होते हैं। तो हेमीबिलिस्मस में जो है तो हमारे पास कौन से वो होते हैं, तो हम हेमीबिलिस्मस में हमारे पास सबथैलेमिक न्यूक्लियस डैमेज होते हैं। कौन से न्यूक्लियस? सबथैलेमिक न्यूक्लियस, सही है। और इसमें क्या होता है, हाइपर काइनेटिक फोर्सफुल मूवमेंट होते हैं, हाइपर काइनेटिक जोर से और तेज मूवमेंट होते हैं। हेमीबिलिस्मस में कौन से न्यूक्लियस डैमेज होते हैं? सबथैलेमिक न्यूक्लियस डैमेज होते हैं। सिरिंगोमाइलिया क्या है? सिरिंगोमाइलिया जो है कि हमारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेंट्रल कैनाल, ये हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल कैनाल होती है ना, तो उस एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेंट्रल कैनाल होती है, जिसकी वजह से जो है तो इंटीरियर और लेटरल स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक जो है, इंटीरियर और लेटरल स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक है, उसकी डैमेज हो जाती है। टॉपिक आपने कल के टारगेट को कम से कम खत्म करना है। सिरिंगोमाइलिया जो है तो इसमें यह है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेंट्रल कैनाल होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेंट्रल कैनाल होती है, जिसकी वजह से जो है तो इंटीरियर और लेटरल स्पाइनोटेलेमिक जो है तो इसकी डैमेज हो जाती है, और लेटरल इंटीरियर स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक की डैमेज हो जाए तो जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर की जो सेंसेशन है तो वो खत्म हो जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेंट्रल कैनाल होती है, जिसकी वजह से इंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोटेलेमिक की वो हो जाती है, और ये मोस्टली जो है तो वो सर्वाइकल को इन्वॉल्व करते हैं। और इसमें जो है इस तरह केप लाइक, इसको बोलते हैं केप लाइक लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, तो इस तरह केप लाइक, इसको केप लाइक बोलते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज वाले इस केप लाइक लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड पेन सेंसेशन, और इसको सिरिंगोमाइलिया कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है स्पाइनल शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। स्पाइनल शॉक क्या होता है? स्पाइनल शॉक ये होता है ना कि जब हमने जब नॉर्मली पढ़ा था, नॉर्मली तो हमने ये कहा था कि अगर स्पाइनल कॉर्ड का वो हो जाए, लीजन हो जाए, मतलब अगर हमने वो कहा था कि अगर हमें स्पाइनल कॉर्ड का लीजन हो जाए पिप पे ना, तो पिप रीजन पे हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, और बिलो पिप जो है, बिल्कुल न्यूरोफिजियोलॉजी के टॉपिक, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। ये सिरिंगोमाइलिया जो है तो ये न्यूरोफिजियोलॉजी का नहीं है। स्पाइनल शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ये सब उसकी है, इसलिए मैं जल्दी भी जा रहा हूँ, टाइम भी नहीं ले रहा इसको। स्पाइनल शॉक ये होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सी पाइप पे डैमेज होता है तो सी पाइप लेवल पे अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन होगा, और सी सेक पर बिलो द लेवल ऑफ लेजन जो है तो वो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन होगा। लेकिन स्पाइनल शॉक में ये होता है कि एट द लेवल आप वो जो है ना हमारे पास बिलो द लेवल आप जो है ना टेम्प, जो बिलो द लेवल हमने कहा था कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजन होगा, लेकिन स्पाइनल शॉक में ये होता है कि बिलो द लेवल आप जो है बिलो द लेवल ऑफ लेजन जो है तो वहां पर भी लोअर मोटर न्यूरॉन का लेजन हो जाता है, और ये सिर्फ 24 आवर के लिए होता है। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है? न्यूरोजेनिक शॉक की कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है। जब सिंपैथेटिक कंट्रोल खत्म हो जाता है तो सिंपैथेटिक कंट्रोल की खत्म होने की वजह से जो सारे जो वो है आर्टरीज है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है, सही, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो जाती है, और बंदा जो है तो उसकी इसको न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं। अच्छा, अभी जो है तो वो कॉर्डा इक्विना किसको बोलते हैं? कॉर्डा इक्विना ये है ना कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है ना तो वो L1 लेवल पे तो एंड हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है तो हमारे पास L1 लेवल पे एंड हो जाता है, लेकिन L1 लेवल के नीचे भी तो सप्लाई होती है ना, तो वो सारे नर्व जो है ना तो वो एक दूसरे के साथ मिलके जो क्या करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ मिलके जो है तो वो क्या बनाते हैं, क्वाडा इक्विना बनाता है।
एक दूसरे के साथ मिलके एक नर्व का वो बनाते वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक नर्व बनाता है जिसको हम कॉर्डा इक्विना फिर वो फर्दर सप्लाई करता है। सही, अगर डिस्क या डिस्क की वो हर्निएशन हो जाए, अगर या डिस्क की वो हो जाए हर्निएशन हो जाए या ट्यूमर हो जाए, उसकी वजह से क्वाडा इक्विना जो है तो उसको कंप्रेस होगी। इस कंप्रेशन को हम क्वाडा इक्विना सिंड्रोम बोलते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। क्वाडा इक्विना सिंड्रोम क्या होता है? कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल रूट L2 एंड बिलो ऑफ्टन ड्यू टू इंटरवर्टेब्रल डिस्क हर्निएशन और ट्यूमर। और इसमें क्या होता है? रेडिकुलर पेन होता है, एब्सेंट नी एंड एंकल रिफ्लेक्स होता है, लॉस ऑफ ब्लेडर एंड एनल स्फिंक्टर कंट्रोल होता है। एनल और ब्लेडर्स की कंट्रोल खत्म हो जाते हैं और नी और एंकल रिफ्लेक्स खत्म हो जाते हैं। फिर है हमारे पास जो है ये इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो आप फास्टली। ये सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मैंने उसको ऐड किया है ताकि आप लोगों को जमा में मिल जाए। इंटरनल कैप्सूल को खैर हम कल पढ़ लेंगे, लेकिन ये वाले पॉइंट जो है तो इसको आप लोग लिखे या इसको स्क्रीनशॉट लें। मैं इसको जूम एक पॉइंट आप लोगों को जूम करूंगा। जो हमारे पास जो है तो पास पेन के लिए जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, पास पेन के लिए तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है तो वो ग्लूटामेट है। स्लो पेन के लिए हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है सब्सटेंस पी। पेन इनहिबिटरी फाइबर जो है, पेन इनहिबिटरी फाइबर, हाँ किसी ने बिल्कुल वो कर दे। पेन इनहिबिटरी फाइबर जो है ये रपी में है। आप लोग रपी वाले पॉइंट जो है तो उधर से पढ़ लेना, लेकिन जो मैंने ऐड करनी है ना तो वो ये है लोकस सेरस जो है, लोकस सेरस। तो ये एक्टिवेशन सेंटर ऑफ रिम स्लीप है और ये प्रोड्यूस करता है नॉरएपिनेफ्रिन। सही। दूसरा सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन सिंथेसाइज मेलाटोनिन। सही है। लेवल पीक इन डीप स्लीप, इनहिबिट डीएनआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड कीप बॉडी ऑन टाइम क्लॉक। तो ये पॉइंट ये मेलाटोनिन के लिए आप लोग वो कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, फिर वो क्या है, सेरोटोनिन को कौन सिक्रीट करता है? सेरोटोनिन को रापे न्यूक्लियस सिक्रीट करता है। डोपामिन जो है तो वो बोथ एक्साइटेटरी न्यूक्लियस एंड इनहिबिटरी है। फंक्शन क्या है? लर्निंग, प्लेयर एंड इमोशन। स्क्रीन ऑन नहीं है? ऑन है। अच्छा, ऑन है सर। जो ग्लूटामेट है ना, ग्लूटामेट तो वो मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ग्लूटामेट की डीकार्बोक्सिलेशन जो है तो हमें गाबा देता है। और गाबा जो है तो वो फ्लिकरिंग मूवमेंट को काज करता है। फ्लिकरिंग मूवमेंट इज काज बाय डिक्रीज गाबा प्रेजेंट इन रेटिना। और मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और ग्लूटामेट जो है तो वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट की डीकार्बोक्सिलेशन जो है तो हमें गाबा देती है। अच्छा, हमारे पास एक और टाइम है, इसको से पहले हम इंटरनल कैप्सूल पढ़ लेते हैं। सर इंटरनल कैप्सूल कल करें? सर कल करवा दें। अच्छा, कल के 2 दिन है हमारे पास, इतना रहता है। अच्छा, मैं चीजों का नाम ले और इसको पढ़ना है। अच्छा, आज किसी ने नहीं पढ़ा था। इंटरनल कैप्सूल पढ़ना है, सिरिबेलम पढ़ना है, सारा का सारा पढ़ना है नसीम शहजाद से, एक एक पॉइंट। लोब्स के वो पॉइंट्स पढ़ने हैं। हेमोन्कुलस को पढ़ना है, टेम्पोरल लोब पढ़ना है, फ्रंटल लोब पढ़ना है, सारे वो पढ़ने हैं एरियाज को, विजुअल कॉर्टेक्स। सही है। लैंग्वेज को पढ़ना है, एपिजिया को सारे पढ़ना है, विजुअल डिपेक्ट्स पढ़ने हैं, ब्लड ब्रेन वो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है सारा का सारा। सही है। और CSF स्पाइनल कॉर्ड को पूरे डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि कल जो है ना मुझे खत्म करनी है। सर कल आपकी आखिरी क्लास होगी क्या? कल आखिरी नहीं होगी, क्योंकि मैं पिप डे पे सारा रिवाइज करने का प्लानिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन का, तो कल हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही है। अभी किसी को वो बीच में मैं जो जहाँ पे तेज गया हूँ तो वो मेरा काम नहीं है। सर जो हमने वो अभी लास्ट स्लाइड की है ना, उसके ऊपर जो डबल एक MCQ हुआ हुआ है तो वो डिस्कस करें 1 मिनट में। हाँ, ये ऊपर ग्रीन से ये वाला। अच्छा, ये वाला छोटू से लिखा हुआ ये वाला। हाँ हाँ, ये है ना, ये तो सिंपल है।
पेन इनहिबिटरी सिस्टम इन ब्रेन स्पाइनल कार्ड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पेन इनहिबिटरी सिग्नल जो है तो वो रापे मैग्नस करता है ना, ठीक हो गया। ये सिंपल है। हाँ हाँ, सर इस डबल ए के स्लाइड दो में जो तीन आपने सीक्वेंस मैंने ऐड किए। इस स्लाइड अभी में जो मुझे आपने पॉइंट लिखे हुए ना वो जूम इन करते हैं, हम स्क्रीनशॉट ले लें। बस मुझे यहाँ नहीं आना था। पता नहीं रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं। काम भी करेगा कि नहीं। अच्छा सही है ना। बस न्यूरो को आप लोग बिल्कुल इजी ले, न्यूरो के बिल्कुल पे करना। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी आप लोग रिवीजन की भी पे करना करें कि हम ये सारी चीजें रिवाइज कैसे करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने सेहत दी और चीजें इजी रही इसी तरह, तो अगर जब आप लोगों का पेपर होगा तो हम संडे करके ना पूरी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। एक संडे पे हम पूरी आप ग्रॉस एनाटॉमी को और फिर दूसरे संडे पे हम न्यूरो एनाटॉमी को, तो फिर आप लोग ज़्यादा काबिल भी हो चुके होंगे। सही है, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करें, अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें और